In this lecture, I will discuss about accounting basic concept, terminologies, definitions, and principles of accounting. Bookkeeping. Bookkeeping is the process of tracking and recording a business financial transactions. बुककीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बिजनेस की होती हैं उनको फॉलो कर रहा होता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है बुककीपिंग के अकॉर्डिंग. These business activities are recorded based on the company's accounting principles and supporting documentation. बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जिनको बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया जाता है. बुक कीपिंग के प्रोसेस क्या है कि जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बिजनेस की हैं इनको रिकॉर्ड किया जाता है, इनको फॉलो किया जाता है और इनको अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको रिकॉर्ड किया जाता है. एग्जाम्पल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड बिल रिसीप्ट. अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम. अकाउंटिंग में एंट्री के कौन कौन से सिस्टम्स हैं? इनकी टू टाइप्स हैं. फर्स्ट वन, सिंगल एंट्री सिस्टम. इट इज़ अ बुक कीपिंग सिस्टम इन विच ओनली वन पार्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड सच एज डेबिट और क्रेडिट. सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि अकाउंटिंग में एज वी नो के डुअल एक्सपेक्ट डबल एक्सपेक्ट ट्रांजेक्शन्स का होता है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली डेबिट या क्रेडिट वन एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है. इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है. नेक्स्ट सेकेंड है डबल और डुअल एंट्री सिस्टम. इट इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन विच बोथ साइड्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. दिस सॉर्ट ऑफ बुक कीपिंग इज नॉट फॉर टैक्स पर्पसेज. डबल या डुअल एंट्री सिस्टम में कंसेप्ट जो है, इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन का फैक्ट है, डबल फैक्ट है, डेबिट और क्रेडिट बोथ फैक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट को. मोस्टली जो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है इसमें अकाउंटिंग का डबल या डुअल एंट्री सिस्टम जो है बोथ फैक्ट डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड किया जाता है. Definition of accounting. Definition by the American Institute of Certified Public Accountants, year 1961. Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction, and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा आर्ट है जिसमें ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई किया जाता है, देन इनको जर्नल में एनालाइज करने के बाद रिकॉर्ड किया जाता है, देन इनके क्लासीफाई किए जाते हैं, इनके आइटम्स को वन बाय वन जो कि जर्नल एंट्रीज में प्रिपेयर किए गए थे उन आइटम्स के अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है लेजर में. इनको क्लासीफाई किया जाता है, क्लास इनकी जो है वो साइन कर दी जाती है, देन समराइज किया जाता है इनको. ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट लेजर में प्रिपेयर किए गए थे, ट्रायल बैलेंस में इनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इनको समराइज किया जाता है. तमाम डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट साइड पे मेंशन करके इनको समराइज करके इनकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. एक प्रॉपर मैनर के थ्रू, एक इम्पोर्टेंट मैनर है जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग इनको रिकॉर्ड किया जाता है, समराइज किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है. ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ आ फाइनेंशियल करेक्टर. ओनली मनी की ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल इवेंट्स जो हैं वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं. देन इनकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं और इनकी हेल्प से इंटरप्रिटेशन की जाती है, डिसीजन मेकिंग की जाती है. जो अकाउंटिंग के यूज़र्स हैं, जिनको अकाउंटिंग की नीड है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए. Then second definition है accounting की. Accounting is a process of identifying financial transactions, weighing them in monetary terms, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting them and communicating the result to the users. Accounting क्या है? एक ऐसा process है जिसमें ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, ओनली इन टर्म्स ट्रांजेक्शन्स को जो कि मनी की बेस पे ट्रांजेक्शन्स है, मनी की ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, देन इनको क्लासीफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और देन इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं प्रिपेयर की गई हैं अकाउंटिंग में, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है इनको इसके यूज़र्स जो अकाउंटिंग के हैं उन तक कन्वे किया जाता है. इनको इन्फॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग की, बिजनेस की जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, मनी की बेस की जो ट्रांजेक्शन है, इनकी इन्फॉर्मेशन इसके यूज़र्स को प्रोवाइड की जाती है.
Introduction of accounting. You probably have some idea already. Day by day conversation to mean answering for responsibility. Managers of business concern were able to answer owners, creditors, labor unions, government agencies, etc. Managers of organization are answerable to chief executive board, taxpayer, and others. People who are seeking better ways to gather and report useful information about organizations and government, etc. अकाउंटिंग क्या है एज वी नो डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि अकाउंटिंग में ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इनको डे बाय डे रिकॉर्ड किया जाता है इनका सीक्वेंस ऑफ सीरीज के अकॉर्डिंग इनको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इनकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है देन इनकी हेल्प से वन बाय वन अकाउंटिंग के स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं और उनकी बेस पे जो है वो डिसीजन मेकिंग की जाती है और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो कि अकाउंटिंग में प्रिपेयर की गई हैं जो कि बिज़नेस की नीड है बिज़नेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग तो वो जो यूज़र्स हैं इंफॉर्मेशन जिनको अकाउंटिंग की चाहिए बिज़नेस की वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी है हेल्थ है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इसको इजीली जज कर सकता है फॉर एग्जांपल बिजनेस कंसर्न्स के मैनेजर्स हैं तो वो क्या है कि वन बाय वन जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं उनको क्या है आंसरेबल हैं कि बिज़नेस में ट्रांजेक्शन्स हैं जो मनी की ट्रांजेक्शन्स हैं मनी कहाँ से आया कहाँ इन्वेस्ट किया कितना इन्वेस्ट किया ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिज़नेस में जो है वो एक नीड है इसलिए अकाउंटिंग जो है वो डे बाय डे डेवलप होती गई इसके अलावा गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वहाँ भी जो चीफ एग्जेक्टिव्स हैं बोर्ड हैं टैक्स पेयर्स हैं वो क्या है कि सभी क्या है आंसरेबल हैं कि बिजनेस में मनी के लिहाज से क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं क्यों हो रही हैं और कहाँ कहाँ पे मनी जो है वो यूज़ हो रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये अकाउंटिंग से रेलिवेंट है और डे बाय डे इसी तरह अकाउंटिंग की नीड होती गई सभी ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट में प्राइवेट में बिजनेस में तो इसके लिहाज से अकाउंटिंग में डेवलपमेंट हुई और अकाउंटिंग क्या है कि अब आजकल जो है वो हर जगह पे यूज़ हो रही है अकाउंटिंग जो है वो बिज़नेस की एक नीड है और अकाउंटिंग को अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो सभी बिजनेस में अप्लाई किया जाता है History of accounting. Locke usually laid the groundwork for modern accounting by creating an independent record that provided a clear picture of an entity's financial activities. Locke usually laid the groundwork. ये वो पर्सन है जिसने कि अकाउंटिंग को जो है वो डेवलप किया अकाउंटिंग को जो है वो डबल फैक्ट डबल एंट्री सिस्टम इसका डेवलप किया अकाउंटिंग को एक बेस प्रोवाइड की और अकाउंटिंग को इन्वेंट किया कि बिज़नेस की जो एंटिटी की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं इनकी क्लियर पिक्चर एक प्रोवाइड करने के लिए अकाउंटिंग का यूज़ जो है वो बिज़नेस में होना चाहिए इन द पास्ट टाइम अबाउट 7,000 years ago people faced the problems in keeping the record of the business it is difficult to understand that it is their profit or loss इन पास जैसे 7,000 years पहले जबकि अकाउंटिंग जो है वो इन्वेंट नहीं हुई थी तो क्या है कि पीपल को बिजनेस में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थी मनी थी इनको हैंडल करने में जो है वो इश्यूज आ रहे थे काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको फेस करना पड़ रहा था लेकिन जब अकाउंटिंग एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन्वेंट हो गई तो फिर क्या है कि लोगों को ईजीनेस होगी बिजनेस के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं इवेंट्स हैं इनको रिकॉर्ड करने के लिए इससे पहले था क्या था कि लोगों को जो बिज़नेस के मैनेजर्स थे चीफ एग्जेक्टिव्स थे बिज़नेस के ऑनर्स थे इनको ये अंडरस्टैंड करना डिफरेंट बहुत मुश्किल हो रहा था इसमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही थी कि अगर बिज़नेस ने प्रॉफिट जनरेट किया या लॉस जनरेट किया और प्रॉफिट और लॉस को कैसे मैयर करना है बिज़नेस में बिज़नेस की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी हो रही है बेटर कंडीशन में है या लोअर कंडीशन में इसको परफॉर्मेंस को जज करना जो है वो डिफ़िकल्ट था लेकिन अकाउंटिंग के इन्वेंशन के बाद जो है ये इजी हो गया कि बिज़नेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है फाइनेंशियल हेल्थ है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको मैयरेबल करना अंडरस्टैंडेबल करना इजी हो गया फॉर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं फॉर्म्स हैं देर आर थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ए सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप The simplest form of business organization to organize and operate is a single or sole proprietorship. This is the most common form of ownership and is found in business such as small retail shops, service stations. The owner is the only one in control and makes all management decisions. सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस होता है जिसमें ओनली एक पर्सन जो है बहुत एक बंदा जो है वो बिज़नेस को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है चला रहा होता है और इसको मैनेज भी कर रहा होता है और सिंगल ही पर्सन की जो है लाइबिलिटी होती है सिंगल पर्सन के एसेट होते हैं और वही बिज़नेस को ओवरऑल जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है फॉर एग्जांपल जो स्मॉल रिटेल शॉप हैं सर्विस स्टेशन वगैरह ये
सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप की एग्जाम्पल हैं। एक अलहदा जो एक ही पर्सन जो है वो एक वाहद पर्सन जो है वो बिज़नेस को कंट्रोल कर रहा होता है, बिज़नेस की जितने भी डिसीजंस हैं वो भी इस पर्सन ने ही लेने होते हैं, क्योंकि ये सिंगल सोल और प्रॉपर्टीशिप बिजनेस की जो है वो टाइप है। Next, BPA partnership. In a partnership, ownership is divided between two or more persons who agree to share their property and skills to start and operate a business. Like the single proprietorship, a partnership business is also simple टू ऑर्गेनाइज। पार्टनरशिप में क्या होता है कि मोस्टली टू या टू से ज़्यादा लोग जो हैं वो मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और अपनी जो स्किल्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, इनको आपस में शेयर कर लेते हैं कि एक पर्सन क्या है इन्वेस्टमेंट करेगा, हो सकता है दूसरा पर्सन जो है वो स्किल्स जो है वो बिजनेस में अपनी जो है वो इन्वेस्ट करे, देन सेकंड और थर्ड पर्सन क्या है कि हो सकता है बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। इस तरह से दो या दो से ज़्यादा लोग जो मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस की जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट की, उसको ऑपरेट करने की एक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, और इसी तरह से बिजनेस का जो प्रॉफिट है, लॉस है, उसको भी शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो शेयर करते हैं। Then CPA Joint Stock Company. A joint stock company is formed under the Companies Ordinance 1984 and has the legal right to act as a person. It may be owned by many people. A company has its own name in which it can buy, own, and sell property, make contracts, borrow money, and take court action. The persons who have made investment in the company are known as shareholder। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ये कंपनीज आर्डिनेंस 1984 के अकॉर्डिंग जो है ये रजिस्टर होती है, इसमें लीगल राइट होता है कंपनी का, और इसमें जो है ऑनर्स जो है पीपल जो है वो शेयर होल्डर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती है, और जो शेयर्स होते हैं वो उनके कैपिटल का जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वो क्या कहलाता है? शेयर्स कहलाता है। और जो शेयर्स होते हैं, जो कैपिटल का हिस्सा होता है, पार्ट होता है शेयर्स के, जो ऑनर्स होते हैं जिन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की होती है कंपनी में, वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, कंपनी के ऑनर्स कहलाते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं क्योंकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, ये लीगल राइट रखती है, इसका एक अपना स्पेसिफिक नेम होता है, लीगल नेम होता है, ये रजिस्टर्ड कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी होती हैं। इसमें सभी शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि वो शेयर्स को परचेज कर सके, सेल कर सके और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते और कंपनी से जो है मनी जो है वो बोरो कर सके, क्रेडिट ले सके। इसके अलावा अगर कोई इशू आ रहा है, डिस्प्यूट आ रहा है, कोई लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो वो कोर्ट में इसके लिए एक्शन भी ले सकता है अपनी प्रॉपर्टी के शेयर्स के अगेंस्ट, अगर कोई इशू आ रहा है तो। The persons who have made investment in the company are known as shareholders। लोग जो के शेयर्स जो परचेज करते हैं कंपनी के, जॉइंट स्टॉक कंपनी के, वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की फीचर्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन, कनेक्टेड विद अ मॉनेटरी इवेंट और ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग must be in relation to a monetary event or transaction, and the event or transaction must be measurable in terms of money. As no accounting is possible for an event or transaction which is not measurable in terms of money. For example, passing an examination, delivering lecture in a meeting, winning a game, etc. These are events, no doubt, but since these are not measurable in terms of money, there is no question of their accounting। अकाउंटिंग क्या है कि अकाउंटिंग मनी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लिंक कर रही है। अब ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसे इवेंट जो कि मनी की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में जो है, इनकी मनी के टर्म्स में जो है मयरेबल हों, वो अकाउंटिंग में काउंट होंगे। लेकिन वो इवेंट, फॉर एग्जांपल लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, एग्जाम पास किया जा रहा है, गेम जो है वो जीती है, तो ये इवेंट क्या है तो इवेंट ही है, लेकिन इनमें मनी की बात नहीं हो रही, मनी ट्रांजेक्शन जो है इनमें रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो इवेंट्स हैं जिनमें मनी की ट्रांजैक्शंस नहीं है, मनी जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया हो रहा, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस, ऐसे इवेंट जिनमें मनी की बात नहीं हो रही, मनी जो है वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ये अकाउंटिंग में एंटर नहीं होंगे। सिर्फ वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे अकाउंटिंग में, वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट रिकॉर्ड होंगे अकाउंटिंग में जिनको मनी की फॉर्म में, फाइनेंशियल फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सके, मनी की फॉर्म में इनको मेजर किया जा सके। Second, all functions are performed on the basis of certain well-defined, well-coordinated rules and principles। अकाउंटिंग में क्या किया जाता है कि जितने भी फंक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, इवेंट होती हैं, इनको एक वेल डिफाइंड, एक वेल कोऑर्डिनेटेड जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग in the first stage, the business transactions are recorded chronologically in the books of account।
जो फर्स्ट स्टेज है अकाउंटिंग की, फर्स्ट प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, जनरल में क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज सीक्वेंस ऑफ सीरीज के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। देन है क्लासीफाइंग। इन द सेकंड स्टेज द ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम और सिमिलर नेचर आर क्लासिफाइड एंड रिकॉर्डेड सेपरेटली। जो सेम और सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन जनरल में डेट वाइज सीक्वेंस के साथ रिकॉर्ड की जाती हैं। देन इनके अकाउंट जो है, लेजर अकाउंट जो है, वन बाय वन इनके अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। Summarizing. In the third stage, all the necessary data and information are summarized on the basis of classified record of transaction and communicated to management and other interested person. समराइजिंग में थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं, लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के जो बैलेंसेस हैं उनको समराइज किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में मेंशन करते हैं ट्रायल बैलेंस पे, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं इनको मैनेजमेंट को, अकाउंटिंग जो यूज़र्स हैं जिनको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको कम्युनिकेट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इंटरेस्टेड पर्सन को। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन। इन ऑर्डर टू ascertain द ट्रू पोजीशन ऑफ अ कंसर्न, ऑल द अकाउंटिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट आर एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड। ऐसा डाटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर की गई हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह प्रिपेयर की गई हैं, तो इनके रेलिवेंट जो अकाउंटिंग का डाटा है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का डाटा है, वो जो यूज़र्स हैं, जो मैनेजमेंट है, एक्सटर्नल या इंटरनल पर्सनस हैं जो बिज़नेस के, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिज़नेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंशियल हेल्थ को, परफॉर्मेंस को मेजर आउट करना चाह रहे हैं, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक आउट करके इनकी बेस पे जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस जो है वो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो किस कंडीशन में है, और इनको लिए ये हेल्पफुल होगी बिज़नेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो डाटा अवेलेबल होता है। Objective function or purpose of accounting. Systematic records. Financial information is necessary in order to run a business in an efficient manner. अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में क्या किया जाता है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इनको सीक्वेंस ऑफ सीरीज के अकॉर्डिंग एक एफिशिएंट मैनर के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, जनरलाइज किया जाता है। Second, ascertainment of financial position. If money is to be borrowed for the purpose of business, the lender will only agree to lend money when he is satisfied as to the solvency of the borrower. अगर आपने बिजनेस ने किसी से मनी जो है वो उधार लेनी है, लेंड करनी है, तो वो क्या करेंगे, जो लेंडर है जिससे आप मनी जो है वो उधार ले रहे हैं, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता या फिर बिजनेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, हेल्थ है, वो बेटर है, कि इन फ्यूचर आप उसको मनी जो उससे उधार ले रहे हैं रिटर्न करने के एबल हैं या नहीं है, तो इसके लिए वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा। देन अगर वो सेटिस्फाई होगा, देन वो आपको मनी जो है वो बारो करेगा, मनी जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। Defalcation or can be deducted. Cash in hand can be verified and reduce errors of fraud. बिजनेस में कैश इन हैंड, कैश के जो एसेट वगैरह जितने भी बिजनेस की, उनकी जब प्रॉपर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड रखा जाता है, रिटर्न रिकॉर्ड जो है, लीगल प्रूफ जो है वो रखे जाते हैं, तो जो डिफाल्केशन के एरर्स हैं जो रिड्यूस हो जाते हैं, फ्रॉड के एरर्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। Ascertainment of profit and loss. Payment of sale tax and income tax is only possible if books of accounts are maintained. पेमेंट जो बिज़नेस ने सेल है, इनकम टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट ने इम्पोज करनी है बिज़नेस पे, उसके लिए बिज़नेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इनकम स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके थ्रू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू बिज़नेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इसको चेक करने के बाद, इनके प्रॉफिट एंड लॉसेस को चेक करने के बाद, इन पे बिज़नेस पे जो है वो सेल टैक्स और इनकम टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता है। Compliance with legal formalities. In case of any dispute, books of accounts can be produced in the court of law as a documentary evidence. बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है अकाउंटिंग के रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, तो एक रिटर्न रिकॉर्ड बिजनेस के पास लीगली प्रूफ होता है। तो अगर कोई बिजनेस में कोई भी डिस्प्यूट, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो जो रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं उनको कोर्ट में एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड किया जा रिकॉर्ड उनको जो है वो यूज़ किया जा सकता है, ताकि बिजनेस के लिए ये हेल्पफुल हो। Communication of result to interested users. Government fixes up fair prices, formulate industrial policies, prepare economic plan, decide import export quotas, and does many other functions on the basis of accounting information.
जब बिज़नेस की इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जब इसके यूज़र्स को प्रोवाइड की जाती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, एक्सटर्नल इंटरनल यूज़र्स हैं, जितने भी जिनको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, बिज़नेस की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उनके रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए बिज़नेस की, तो उसकी हेल्प से जो है बिज़नेस गवर्नमेंट जो है वो अपनी उसकी प्राइसेस हैं, फार्मूलेट्स हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक प्लान है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोटास वगैरह, इनको जो है वो सेट आउट कर सकती है, क्योंकि बिज़नेस की जो इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के पास, जो इसकी यूज़र्स हैं बिज़नेस की अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की, उनके पास क्या होती है, बिज़नेस की इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। Branches and types of accounting. In order to meet the ever increasing demand made on accounting by different interested parties such as owner, management, creditor, taxation authorities, the various branches of accounting have some into existence. अकाउंटिंग की जो यूज़र्स थे, इनकी लिए हेल्प के लिए जो बिज़नेस की जो अकाउंटिंग है, यूज़ है, डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ होता गया। तो इनकी इंक्रीज़ की वजह से यूज़र्स जो इसके इंक्रीज़ होते गए, इनकी हेल्प होती गई, तो इसलिए अकाउंटिंग जो है वो डिफरेंट इसकी टाइप्स जो है वो ब्रांचेस जो है वो असाइन कर दी गई। फर्स्ट वन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू ascertain the true result, profit or loss of the business operations during a particular period of time and to state the financial position of the business on a particular point of time. Financial accounting produces general purpose report for use by the great variety of people who are interested in the organization but who are not actively engaged in its operation. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या किया जाता है कि बिज़नेस की ट्रू पोजीशन जो है कि बिज़नेस प्रॉफिट गेन कर रहा है या लॉस बियर कर रहा है वो प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा ये जो बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस होता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग का जो टाइम पीरियड होता है, बिज़नेस के ड्यूरेशन होता है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया या लॉस बियर किया, इसको शो किया जाता है कि बिज़नेस ने ऑपरेशन जो है, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ के थ्रू बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट या लॉस जो है वो जनरेट किया। बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है, फाइनेंशियल जो हेल्थ है, परफॉर्मेंस है, इसको जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के थ्रू जो है इसको शो किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरल पर्पस रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल बिज़नेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जो रिपोर्ट्स हैं फाइनेंशियल, वो क्या है, वो बिज़नेस के जो इंटरेस्टेड पर्सन है, जिनको बिज़नेस की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट, उनके लिए हेल्पफुल है। इट्स मीन कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू जो इसके यूज़र्स हैं, इसकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, इनकी हेल्प से बिज़नेस की फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है, हेल्थ है, बिज़नेस के जो प्रॉफिट हैं, लॉसेज हैं, बिज़नेस की एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की जो परफॉर्मेंस है, इनको चेकआउट कर सकते हैं और इनके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। Second है cost accounting. The main object of cost accounting is to determine the cost of goods manufactured or produced by the business. It also helps the management of the business in controlling the cost by indicating avoidable losses and wastes. कास्ट अकाउंटिंग के थ्रू क्या किया जाता है कि जो बिज़नेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, उसको जो है वो मुहैया किया जाता है, सर्टेन किया जाता है, और उनकी हेल्प से जो मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग करके बिज़नेस की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट आ रही है, इसको कंट्रोल करके, जो लॉसेस आ रहे हैं, इसको उन वेस्ट हो रहे हैं, जो इनको कंट्रोल करके बिज़नेस की जो कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, इसको मिनिमाइज़ करके प्रॉफिट्स को जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हैं। Third, management or managerial accounting. The object of this accounting is to communicate the relevant information periodically to the management of the business to enable it to take suitable decision. मैनेजमेंट और मैनेजरियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती हैं, इन सब की जो मैनेजमेंट होती है, बिजनेस की जो अकाउंटिंग है, जिसमें मैनेजरियल होता है, सिर्फ डिसीजन मेकिंग की जाती है। मैनेजमेंट का काम क्या है कि डिसीजन मेकिंग करना और बिज़नेस की जो परफॉर्मेंस है इसको इंक्रीज़ करने के लिए ऐसे डिसीजन लेना, ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जिनके थ्रू बिज़नेस की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो। इट्स मीन के मैनेजमेंट और मैनेजरियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है कि जो इंफॉर्मेशन बिजनेस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसकी हेल्प से जो है वो पीरियडिकली अकाउंटिंग पीरियड का जो ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, कि ऐसी डिसीजन मेकिंग करना, ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट करना, ऐसे डिसीजन लेना जो कि बिज़नेस के लिए सूटेबल हो, बिज़नेस को जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करने के लिए ऐसे डिसीजन जो है वो पॉलिसीज़ जो है वो क्रिएट करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल, सब्सिडायरी बुक्स,
लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। जबकि कास्ट अकाउंटिंग में कास्ट शीट, मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट, एफओएच कास्ट, अदर एक्सपेंसेस कास्ट, स्टैंडर्ड कास्ट रिपोर्ट, वेरिएंस रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिनल कास्ट रिपोर्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन रिपोर्ट, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, बजटरी रिपोर्ट्स, एमआईएस रिपोर्ट, इंटरप्रिटेशन रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर की जाती हैं। Financial statements, return records that convey the business activities and financial performance of a business. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे रिटर्न रिकॉर्ड ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की एक्टिविटीज़ को जो है वो कन्वे कर रही होती हैं, शो कर रही होती हैं। फर्स्ट वन है बैलेंस शीट, फाइनेंशियल हेल्थ, व्हाट अ कंपनी ओन्स एंड ओज। बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को शो कर रही होती है कि कितनी बिजनेस की एसेट हैं और कितनी बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हैं। Then an income statement, financial performance earning through accounting period of time. During an accounting period, बिजनेस ने कितनी अर्निंग की, कितना बिजनेस ने प्रॉफिट जनरेट किया या लॉस भी किया, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इनकम स्टेटमेंट जो है वो शो करती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश मैनेजमेंट, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस क्या है कि कैश की जितना बिजनेस में कैश रिसीव हुआ है और जितना बिजनेस ने कैश जो है पे किया है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को चेक किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्स्ट वन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शोज इट्स एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी एज ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पीरियड। Assets include cash, stock, building, and machinery, while liabilities include loan, interest, wages. Stockholder equity is the difference between the asset and the liabilities. बैलेंस शीट में बिजनेस के एसेट कौन साइड पे शो किए जाते हैं? एसेट कौन से होते हैं? बिजनेस का स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह बिजनेस की प्रॉपर्टीज, बिजनेस के कैश, स्टॉक वगैरह बिजनेस के एसेट हैं। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? बिजनेस की जो कि बिजनेस पे ऑब्लिगेशन होते हैं, बर्डन होते हैं जो बिजनेस ने किसी को पे आउट करने होते हैं। लाइबिलिटीज फॉर एग्जांपल लोन, इंटरेस्ट, वेजेस वगैरह मीन के जो बिजनेस ने किसी को पेमेंट करनी है, जो बिजनेस पे ऑब्लिगेशंस हैं। एसेट और लाइबिलिटीज का जो डिफरेंस है वो बिजनेस की स्टॉक होल्डर इक्विटी कहा जाता है इसको। देन है इनकम स्टेटमेंट, इशूड क्वार्टरली और एनुअली रिपोर्ट्स द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इन अ गिवन पीरियड। इट रिप्रेजेंट्स द रेवेन्यू, sales and service revenue, expenses, operating expenses such as wages, rent, and non-operating expenses such as loan, interest, gain and losses. इनकम स्टेटमेंट क्वार्टरली या एनुअली जो है वो इशू की जाती है जब बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी हो। बिजनेस क्या करता है? इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लेता है। इसमें क्या प्रेजेंट किया जाता है? इसमें रेवेन्यू, बिजनेस की मेन रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स सेल्स है या सर्विसेज हैं, इनको शो किया जाता है। और सेल्स और सर्विस जो रेवेन्यू है इनमें से एक्सपेंसेस को लेस करके चेक किया जाता है कि बिजनेस ने एग्जैक्ट जो नेट प्रॉफिट जो है वो कितना जनरेट किया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंसेस में बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, वेजेस, रेंट वगैरह। इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के लोन, इंटरेस्ट, गेन एंड लॉसेस वगैरह काउंट होंगे। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इट यूज फॉर ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिजनेस का इनफ्लो और आउटफ्लो कैश का चेक किया जाता है। और ये बिजनेस की इसमें ऑपरेटिंग जो बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंसिंग बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं जो कि बिजनेस ने लोन लिया हुआ है, बिजनेस ने कहाँ कहाँ फाइनेंसिंग करके बिजनेस ने जो है वो की हुई है। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है कि बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ की हुई है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बिजनेस की कौन कौन सी हैं। इन तीनों एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू बिजनेस का चेक किया जाता है कि कितना कैश बिजनेस में इनफ्लो हुआ और कितना कैश बिजनेस से आउटफ्लो हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फर्स्ट टाइप थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में वन साइड पे एसेट थे और दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, स्टॉक होल्डर इक्विटी थी। फिर सेकंड है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स बिजनेस का मेन रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है, इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ग्रॉस प्रॉफिट गेन। ग्रॉस प्रॉफिट में से बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह लेस करके बिजनेस की नेट प्रॉफिटेबिलिटी को चेकआउट किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बिजनेस की ऑपरेशंस के थ्रू जो एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू कितना कैश जनरेट हुआ है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो कैश बिजनेस में इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है इनको चेकआउट करके बिजनेस की कैश की जो मैनेजमेंट है, इनफ्लो और आउटफ्लो को चेक किया जाता है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रिपेयर की गई हैं
बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, इनके यूज़र्स कौन कौन से हैं, किन किन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड है। इंटरनल यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल पर्सनस वो पर्सनस होते हैं जो कि बिजनेस के इंटरनल कहीं ना कहीं बिजनेस से लिंक कर रहे होते हैं, इंटरनल बिजनेस से लिंक कर रहे होते हैं, वो इंटरनल यूज़र्स होते हैं। इनमें फर्स्ट वन है बिजनेस ऑनर्स। बिजनेस के ऑनर्स जो प्रोप्राइटर्स हैं, दे वांट टू सी द कैश फ्लो स्टेटमेंट टू नो द कैश लाइबिलिटी विद द कंपनी एंड वेदर इट विल बी एबल टू क्लियर इट्स लाइबिलिटीज। बिजनेस ऑनर क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि बिजनेस की कितना कैश जो है अवेलेबल है और कितना कैश अवेलेबल नहीं है, और बिजनेस की कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, बिजनेस पे कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और कितनी बिजनेस के एसेट्स हैं। कैश की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैनेजमेंट who can take decisions on the basis of financial statement। as we know कि मैनेजमेंट का पर्पस क्या है कि डिसीजन मेकिंग करनी है, और डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के बाद ही मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो शो हो रही होती है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो पर्सनस एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो कि बिजनेस से इंटरनली लिंक उनका नहीं होता, बल्कि आउटसाइडर होते हैं बिजनेस के, वो एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं। लैंडर्स, दे वुड बी हैप्पी टू सी अ पॉजिटिव बैलेंस शीट सो दैट दे नो देयर इन्वेस्टमेंट आर सेफ। इन्वेस्टमेंट जिन्होंने करनी होती है वो लैंडर्स वो पर्सन्स होते हैं जिनसे बिजनेस क्या करता है, मनी जो है वो बारो करता है, उधार लेता है। वो बिजनेस की बैलेंस शीट को चेक करते हैं कि बिजनेस के पास कितने एसेट अवेलेबल हैं, कितनी बिजनेस की पोजेशंस हैं, कितनी मलकियत है, कि इन फ्यूचर बिजनेस अगर किसी भी की तरह का कोई अन इवेंट जो है वो हैपन हो गया है, अनसर्टेनिटी है, तो वो क्या हो, किसी किस्म का इवेंट जो है वो हैपन हो जाए, बिजनेस क्या है उसकी लाइबिलिटी जो वो पे करने के काबिल है कि नहीं है, उसके पास इतने एसेट अवेलेबल हैं कि नहीं है कि इन फ्यूचर वो उसको पेमेंट कर सके। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, they would like to see an income statement with profit so that they know some money would be coming to them from the company in the form of dividend or interest। इन्वेस्टर्स वो पर्सन्स होते हैं जो कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, शेयर्स बिजनेस का जो कैपिटल है उसको परचेज करना चाह रहे होते हैं, बिजनेस के शेयर होल्डर जो है वो बनना चाह रहे होते हैं। तो जो भी शेयर होल्डर इन्वेस्टर जो कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो क्या है कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्फर्मिटी होना चाहिए कि क्या ये बिज़नेस प्रॉफिट जनरेट करेगा, क्या मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट जो है वो जनरेट होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट जो है वो शेयर्स पे इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट जो है वो रिसीव होता है, तो क्या मुझे इस ये फर्म जो है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कि ये मुझे डिविडेंड और इंटरेस्ट पे कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो है वो इनकम स्टेटमेंट को चेक करके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेकआउट कर सकते हैं। Next are suppliers and customers. They look at the balance sheet to find out how strong the business is financially, asset versus liability, and the income statement to find out how well the business is doing, profit versus loss। Customers और suppliers वगैरह जो business की बैलेंस शीट को चेक करते हैं कि बिजनेस की एसेट और लाइबिलिटीज़ कितनी है, और इनकम स्टेटमेंट को भी चेक करते हैं कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या लॉस बियर कर रहा है। गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हु कैन इनिशिएट टैक्स मेयर्स। गवर्नमेंट क्या है कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इनको चेकआउट करके इनकी बेस पे जो है वो टैक्सेस जो है वो बिजनेस पे इम्पोज करता है। Accounting period. It is a span of time for which a business generally prepare a financial statement. The statement prepared to know the profit or loss of a business and to know its financial position। अकाउंटिंग पीरियड एक ऐसा स्पैन ऑफ टाइम है, एक ऐसा ड्यूरेशन है जिसके बाद जो है एक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो है बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करता है, क्योंकि बिजनेस ने चेक करना होता है कि एक साल के अंदर, 6 मंथ के अंदर, जितना भी बिजनेस का स्पैन टाइम है, जितना भी स्पेसिफिक बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड है, उस दौरान, उस ड्यूरेशन के दौरान बिजनेस ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कितनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेहतर हुई या बेहतर नहीं हुई। मोस्टली द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर 1 year बट द मे ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर 1 month, और फॉर 1 quarter। मोस्टली जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, वो बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, ये 1 year का होता है, लेकिन मोस्टली कंपनीज जो हैं वो 1 month या 1 quarter, 4 month बाद भी जो है वो प्रिपेयर कर सकती है। ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम पीरियड के बाद बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करनी चाह रही है, तो उसी लिहाज से बिजनेस का सीक्वेंस जो होगा है कि
अगर फर्स्ट टाइम बिजनेस ने क्या किया, 1 साल अकाउंटिंग पीरियड जो है वो रखा है, तो नेक्स्ट भी बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का ही रखेगा, क्योंकि बिजनेस ने कंपेयर करना होता है कि 1 साल बाद मुझे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, कैसी मेरी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, हेल्थ है, परफॉर्मेंस है। Drawings. Drawings mean the amount of cash or any asset withdrawn by the owner of the business for his personal or domestic use, money, goods, or services that is taken from the business account for personal use. Drawing mean ऐसी अमाउंट, ऐसा कैश, ऐसा एसेट, ऐसी सर्विस जो कि बिजनेस क्या करता है कि बिजनेस से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको ड्राइंग कहते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट। अकाउंट में 5 एलिमेंट्स मेन बिजनेस के जो टाइप्स हैं, हेड ऑफ अकाउंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। वो फर्स्ट वन है एसेट एक्सपेंसेस, नेक्स्ट इनकम लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। Assets are the economic resources having certain value owned by a business on a particular date and which are expected to benefit the future operation of the business. एसेट बिजनेस के ऐसे इकोनॉमिक, ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जो कि बिजनेस में को जो है वो एक पार्टिकुलर डेट के तक जो है बिजनेस क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इन फ्यूचर बिजनेस के ऑपरेशंस में, एक्टिविटीज़ में ये यूज़ होंगे और बिज़नेस को इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करेंगे और इनकी एक सर्टन वैल्यू, वर्थ, इनकी एक कीमत होती है। टाइप्स ऑफ एसेट: करंट एसेट, फिक्स एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्टिशियस एसेट एंड वेस्टिंग एसेट। एसेट की टाइप्स हैं। करंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो कि ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड 1 साल के अंदर अंदर जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं। फिक्स एसेट बिजनेस के लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं जो कि 5 to 10 ईयर्स तक बिजनेस में होते हैं। टेंजिबल एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको फिजिकली टच किया जा सकता है, सीन किया जा सकता है और इनकी एक अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज में एक वैल्यू होती है। इनटेंजिबल एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो कि जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन इनकी एक वर्थ होती है, वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स वगैरह। फिक्टिशियस एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो कि अनसर्टेनिटी वेस्टिंग एसेट ऐसे एसेट होते हैं, फॉर एग्जांपल मिनरल एसेट्स, फॉर एग्जांपल कोल वगैरह, जिनके वर्किंग लाइफ इनकी जो है वो, इनको यूज़ के बाद ये एसेट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। Second type of account है expenses. Expenses are the cost of the goods and services used up in the process of obtaining revenue. Expenses are the cost of producing revenue in a particular accounting period. An expense is a sacrifice or cost incurred to generate revenue. एक्सपेंसेस ऐसी कास्ट, ऐसी लागत होती है जो कि बिज़नेस क्या करता है कि गुड्स और सर्विसेज जो बिज़नेस की हैं उनको यूज़ करके क्या करता है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बिज़नेस को एक्सपेंसेस, कास्ट जो बियर करनी पड़ती है, बिज़नेस को जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज फॉर एम्प्लॉयज़, टेलीफोन चार्जेस, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। Income or revenue. All business organizations are engaged in providing goods or services to their customers. The amount which a business charges its customer for these goods or services measure the revenue of the business. बिजनेस क्या करता है कि सर्विस प्रोवाइड करता है जो कस्टमर को या गुड्स प्रोवाइड करता है, तो उसकी अगेंस्ट जो बिजनेस कस्टमर से, यूज़र से क्या करता है कि मनी जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कुछ रिसीव करता है वो बिजनेस की इनकम या रेवेन्यू कहलाता है। इट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश एंड डेटर्स रिसीवेबल इन एक्सचेंज फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। बिजनेस ने जब सर्विस प्रोवाइड की, कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड की, तो उसकी सूरत में बिजनेस में क्या होगा, इनफ्लो होगा कैश और डेटर्स वगैरह के। बिजनेस ने अगर कैश बेस पे किसी को सर्विस या गुड्स प्रोवाइड की हैं तो बिजनेस में कैश जो है वो आ जाएगा, कैश में इंक्रीज होगा, कैश इनफ्लो होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर बिजनेस ने इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट बेस पे कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड की है, गुड्स प्रोवाइड की हैं, तो बिजनेस क्या है, क्रेडिट बेस पे बिजनेस के डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होंगे कि इन फ्यूचर बिजनेस ने जो क्रेडिटर्स डेटर्स हैं बिजनेस के, उनसे अमाउंट रिसीव करनी है। For example, we sold goods to a customer for rupees 1,000 and he paid cash to us rupees 1,000. The revenue will be equal to inflow of cash 1,000। कि बिजनेस में इनफ्लो कितना हुआ, 1,000 का कैश, क्योंकि बिजनेस ने कस्टमर को गुड्स जो है वो सेल की हैं। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू: सेल्स, द टोटल प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, इंटरेस्ट अर्न, फीस अर्न, रेंट अर्न, कमीशन अर्न वगैरह रेवेन्यू की टाइप्स हैं। सेल क्या है कि बिजनेस कुछ गुड्स जो है वो किसी कस्टमर को सेल करके जो रेवेन्यू जनरेट करता है। इंटरेस्ट क्या है कि जो बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या किसी को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहा है वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा होगा। फीस अर्न, बिजनेस किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी बेस पे जो चार्जेस ले रहा है वो बिजनेस की फीस अर्न होगी।
रेंट अर्न, बिजनेस ने कोई रेंटेबल प्रॉपर्टी किसी को दी हुई है या वैसे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसका बिजनेस रेंट किराया वसूल कर रहा है। देन है कमीशन अर्न, बिजनेस किसी भी दो पार्टीज़ को जब डील करवा देता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर देता है बिटवीन टू पार्टीज़, तो उसकी सूरत में जो बिजनेस कमीशन प्रोवाइड जो है वो रिसीव कर रहा है बिजनेस में, तो वो क्या होगी, कमीशन अर्न होगी। लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस। लाइबिलिटीज़ बिजनेस पे कर्जा होते हैं, जो ऑब्लिगेशन जो जिम्मेदारियां होती हैं वो लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। A liability is an amount which a business is legally bound to pay. It is a claim by an outsider on the asset of a business. लाइबिलिटी वो अमाउंट होती है, वो वर्थ होती है जो कि लीगली बिजनेस क्या होता है पेएबल करने के जो है वो बाउंड होता है किसी को, जिससे बिजनेस ने उधार लिया होता है, क्रेडिट लिया होता है। और जो आउटसाइडर पर्सन होता है जिससे बिजनेस ने मनी जो है बोरो की होती है, उधार लिया होता है या कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन की होती है, वो क्या है कि क्लेम कर सकता है बिजनेस के जो एसेट होते हैं, बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उनके अगेंस्ट जो आउटसाइडर है वो क्लेम कर सकता है कि उसके ने बिजनेस ने क्या करना है, उसको लाइबिलिटी जो है वो पे करनी है। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। फिक्स लाइबिलिटीज बिजनेस की वो लाइबिलिटीज होती हैं जो कि बिजनेस क्या करता है, इन केस ऑफ लिक्विडेशन के बिजनेस जो है वो सेल आउट हो रहा है, तो फिक्स लाइबिलिटीज़ जो है वो पे होंगी कि बिजनेस ने अपने एसेट को सेल आउट करके लाइबिलिटीज़ को पे करना है। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज़, बिजनेस की ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि विद इन 1 ईयर जो है वो पे आउट हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंट पेएबल वगैरह। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटी होती हैं जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, बॉन्ड्स वगैरह हैं। ये बिजनेस की क्या है, 5 to 10 ईयर्स बिजनेस जो है इनकी लाइबिलिटीज़ जो है वो पे करता है। बैंक लोन्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह जो कि बिजनेस ने फाइनेंसिंग की होती है, लाइबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस पे, और बिजनेस ने जो है वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो इनको पे करना है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जो कि अनसर्टेनली जो इवेंट हैपन हुआ है उनकी सूरत में जो बिज़नेस को लाइबिलिटीज़ जो है वो बियर करनी पड़ रही हैं, वो बिज़नेस की कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल डाउटफुल डेट्स के, बिज़नेस ने किसी से क्रेडिट जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की थी, बिज़नेस ने किसी को क्रेडिट कस्टमर को गुड्स सेल आउट की थी, लेकिन इन फ्यूचर जो है बिज़नेस की अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं हो सकी, तो बिज़नेस को जो लाइबिलिटी बियर करनी पड़ी है, बैड डेट्स हो गए हैं बिज़नेस के, जो ये क्या होंगी, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ होंगी। Capital or owner's equity, the amount of cash or goods invested supplied by the owner or owners in a business unit is known as capital or owner's equity. ऐसी अमाउंट, ऐसे कैश, ऐसी गुड्स, ऐसे एसेट जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट किए गए हैं, वो ओनर ने या एक ओनर है या ज़्यादा ओनर्स हैं जो बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑनर्स कहलाते हैं। बिजनेस के जो है वो प्रोप्राइटर कहलाते हैं, और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में की होती है वो क्या कहलाती है, कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी। Mainly, there are two sources of funds: funds supplied by the owner or owners, funds supplied by the external parties like bank and etc. दो सोर्सेज होते हैं कि जिनके थ्रू बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जाती है, कैपिटल जो है इन्वेस्ट किया जाता है। फर्स्ट वन, ऑनर जो है वो खुद के तौर पर सेल्फ मेड जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। सेकंड है एक्सटर्नल पार्टीज, फॉर एग्जांपल बैंक हैं, एजेंसीज वगैरह हैं, उनसे लोन लेके बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो एक्सटर्नल पार्टीज की जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है। What is accounting cycle? The accounting cycle is the process of accepting, recording, sorting, and correcting payments made and received within a business during a particular accounting period. Accounting cycle में क्या होता है कि जब business में transactions होती हैं, economic event होते हैं in forms of money, financial transactions होती हैं, जो इनको record किया जाता है, इनको sort out किया जाता है, क्रेडिट पेमेंट्स वगैरह जो है वो हैपन होती हैं, उनको जो है प्रॉपर पेमेंट्स जो है वो की जाती हैं, और जो बिजनेस ने पेमेंट रिसीव वगैरह करनी है वो रिसीव की जाती हैं। योर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस का एक साइकिल जनरल से स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक चलता है। अकाउंटिंग साइकिल स्टेप, फर्स्ट वन, अकाउंटिंग साइकिल स्टेप में जनरलाइज की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इकोनॉमिक इवेंट हैं, जो ट्रांजेक्शन है, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। देन सेकंड पे जनरलाइज किया जाता है ट्रांजेक्शन को। थर्ड, पोस्टिंग इनटू लेजर, लेजर में इनको पोस्ट किया जाता है। इनके वन बाय वन अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। देन फोर पे प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, लेजर अकाउंट जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज हैं, इनको एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस में इनको समराइज किया जाता है और इनकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। देन फिफ्थ पे प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज, ऐसी एडजस्टमेंट, ऐसी एंट्रीज जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर हैपन हुई हैं, प्रीपेड, एक्रूड वगैरह, इनको ट्रायल बैलेंस के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। देन सिक्स पे पोस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज, देन एडजस्टिंग एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है लेजर अकाउंट्स में। देन सेवन पे प्रिपेयर एंड एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस,
एडजस्टिंग एंट्रीज के लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद, पोस्टिंग करने के बाद इनको एडजस्टेड जो ट्रायल बैलेंस है इसमें प्रिपेयर किया जाता है, वहाँ पे इनको एडजस्ट किया जाता है, मेंशन किया जाता है। देन 8 पे प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं और इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। जो बिजनेस के टेम्पररी अकाउंट्स हैं इनको सॉर्ट आउट करके इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। बिजनेस के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज या इनको सॉर्ट आउट किया जाता है। देन 9 पे रिकॉर्ड एंड पोस्ट क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस की जो क्लोजिंग अकाउंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो बिजनेस के परमानेंट अकाउंट हैं, एसेट और लाइबिलिटीज, कैपिटल, इक्विटी वगैरह, इनको जो है वो बैलेंस शीट में पोस्ट किया जाता है। प्रिपेयर अ पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो होता है इसमें बिजनेस के परमानेंट अकाउंट, एसेट, लाइबिलिटीज, इक्विटी, कैपिटल वगैरह को पोस्ट किया जाता है, मेंशन किया जाता है और क्लोजिंग की जाती है बिजनेस की ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई उनको जो है वो जो टेम्प्रेरी अकाउंट थे इनको इनकम स्टेटमेंट में पोस्ट किया गया और जो परमानेंट अकाउंट थे इनको बैलेंस शीट में पोस्ट किया गया। और बैलेंस शीट जो क्लोज हो रही है, एंडिंग हो रही है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग होती है, नेक्स्ट अकाउंटिंग साइकिल के लिए। व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? डेबिट और क्रेडिट क्या है? डेबिट DR, क्रेडिट CR। डेबिट कम्स फ्रॉम द वर्ड डेबिटर मीनिंग व्हाट इज ड्यू। Credit comes from creditor meaning something entrusted to another or a loan. DR stand for debit record. CR stand for credit record. Record all of the money flowing into an account. Record all of the money flowing out of an account. What comes into business? What goes out from business? Credit क्या है और डेबिट क्या है, इनका डिफरेंस क्या है? डेबिट क्या है कि ऐसी तमाम आइटम्स, ऐसे तमाम अकाउंट, ऐसी तमाम मनी जो कि बिजनेस में इनफ्लो हो रही है, बिजनेस में आ रही है, वो क्या है? डेबिट है। और क्रेडिट क्या है? जितने भी अकाउंट हैं, जितनी भी मनी है, जितने भी एसेट हैं, जितनी भी आइटम्स हैं बिजनेस से आउटफ्लो हो रहे हैं, जो बिजनेस से जा रहे हैं, वो क्रेडिट है। और डेबिट क्या है? डेबिट मीन व्हाट कम्स इन बिजनेस, जो चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं। क्रेडिट मीन व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, जो चीज़ें बिजनेस से हो रही हैं, जा रही हैं। डीआर मोस्टली डेबिट के लिए यूज़ किया जाता है और डीआर का मतलब क्या है कि डेबिट रिकॉर्ड। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डेबिट की, डीआर की डेबिट रिकॉर्ड। और सीआर की फुल फॉर्म जो है वो क्या है? क्रेडिट रिकॉर्ड। मोस्टली डीआर और सीआर जो है वो अकाउंटिंग में यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स जो अकाउंटिंग में थे, एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम और लाइबिलिटीज़ वगैरह, इनको क्लासीफाई किया गया है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और दूसरी मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में इम्पर्सनल अकाउंट हैं, रियल नॉमिनल अकाउंट होंगे। देन सेकेंड है पर्सनल अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच में एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल होते हैं। Types of account, rules of debit and credit under British approach, real account, personal account and nominal account. Real account में all asset, tangible and intangible asset, tangible asset which have physical existence, जिनको physically देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है। इंटेंजिबल एसेट बिजनेस के ऐसे एसेट होते हैं जो कि इनकी फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिनको सी नहीं किया जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी एक वर्थ, एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह। ऑल एसेट टेंजिबल और इनटेंजिबल के लिए रूल्स हैं। डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन बिजनेस। क्रेडिट मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी एसेट बिजनेस में आएंगे वो डेबिट होंगे और जो एसेट बिजनेस से जाएंगे, गो होंगे, वो क्रेडिट होंगे। पर्सनल अकाउंट में ऑल पार्टीज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स होंगे। डेटर्स कौन से होते हैं? बिजनेस के कस्टमर होते हैं जिनसे बिजनेस ने क्रेडिट बेस पे ट्रांजैक्शन की होती हैं और इन फ्यूचर बिजनेस ने इनसे अमाउंट रिसीव करनी होती है। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिन्होंने अपने कस्टमर से अमाउंट जो है वो रिसीव करनी होती है। बिजनेस के ऑनर्स होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने अपने कस्टमर से जो है वो मनी रिसीव करना होता है, वो क्रेडिटर होते हैं। पर्सनल अकाउंट में पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, डेटर और क्रेडिटर की। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट मीन जो अमाउंट रिसीव कर रहा है और क्रेडिट मीन जो कि गिव कर रहा है, जो दे रहा है। नॉमिनल अकाउंट, ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं, इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसके लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं इनको डेबिट किया जाता है और जितनी भी इनकम और गेंस होती हैं इनको क्रेडिट किया जाता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जांपल रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट जो है वो ब्रिटिश जो अप्रोच है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट की, इसके अकॉर्डिंग रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल 3 अकाउंट थे। इनकी अकाउंट की जो एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं, इनको चेक करते हैं।
रियल अकाउंट में एज वी नो कि एसेट थे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स में रियल अकाउंट में बिल्डिंग मशीनरी, कैश इन हैंड, लैंड, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी वगैरह आएंगे। और इनटेंजिबल एसेट में रियल अकाउंट में गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स वगैरह होंगे। देन है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में बिजनेस की एज वी नो के डेटर और क्रेडिटर्स की जो पार्टीज थी वो इन्वॉल्व थी। इंडिविजुअल फॉर्म्स, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अकील्स अकाउंट, राजिश अकाउंट, ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ फर्म्स, कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लायंस क्लब, एमएस श्याम एस सन्स, पंजाब बैंक, नेशनल बैंक, नेशनल कॉलेज, वेजेस और स्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वगैरह ये क्या है, डेटर और क्रेडिटर्स की पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं। पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम्स एंड गेन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। वेजेस पेड, वेजेस रिसीव, रेंट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड, सैलरीज, बैड डेट्स, इनकम टैक्स अकाउंट, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स परचेजेस वगैरह इसमें इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन्स जो हैं वो नॉमिनल अकाउंट में इन्वॉल्व होती हैं। एज वी नो के जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है वो टू टाइप्स थी। इसमें एक थी ब्रिटिश अप्रोच, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग थी। सेकंड वन है अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। मॉडर्न जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है इनको चेक करते हैं। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग, ड्राइंग एक्सपेंसेस और एसेट का जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट होता है, और अगर बिजनेस में ड्राइंग एक्सपेंसेस और एसेट में इंक्रीज हो तो इनको डेबिट किया जाता है। एंड सेकंड कंडीशन में अगर ड्राइंग एक्सपेंसेस और एसेट को जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं तो इनको क्रेडिट किया जाता है। देन सेकंड है लाइबिलिटीज़, इक्विटी और कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम में अगर इनका जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, और अगर इनमें डिक्रीज हो तो इनको डेबिट किया जाता है, और अगर इनमें डिक्रीज हो तो इनको डेबिट किया जाता है, और अगर इनमें इंक्रीज हो लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू में तो इनको क्रेडिट किया जाता है। इनको एक सिंपल सी टर्म डीलर के थ्रू रिमेंबर किया जा सकता है। डी मीन्स ड्राइंग, ई मीन एक्सपेंसेस, ए मीन एसेट, एल मीन लाइबिलिटीज, ई मीन्स इक्विटी, आर मीन्स रेवेन्यू। डी ए जो है ये इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, और इनमें इंक्रीज हो तो ये डेबिट होते हैं, और अगर इनमें डिक्रीज हो डी ए में तो ये क्रेडिट होते हैं। सेकंड के एल ई आर, लाइबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू, इनका नॉर्मल बैलेंस तीनों का जो है वो क्रेडिट होता है, और इनमें अगर डिक्रीज हो तो डेबिट होते हैं, अगर इनमें इंक्रीज हो एल ई आर में तो ये क्रेडिट होते हैं। इनको सिंपल सी टर्म डीलर के थ्रू रिमेंबर किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एग्जांपल्स, ड्राइंग, एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल जो कि मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, इनकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो कि अकाउंटिंग में बिजनेस में यूज़ होती हैं। एसेट है, एसेट मीन्स व्हाट थिंग ओन, बिजनेस के पास क्या चीज़ ओन कर रहा है, क्या चीज़ बिजनेस की पोजेशन में, इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। इनको टर्म जो है डी आर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इट्स मीन डेबिट रिकॉर्ड। एसेट में लैंड, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, रिसीवेबल, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक्सपेंसेस में स्पेंड, इट्स मीन कि बिजनेस क्या स्पेंड कर रहा है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, इनको डी आर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेज, डिस्काउंट अलाउड, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, इंश्योरेंस, रेंट, वेजेस, यूटिलिटीज, सैलरीज एंड बैड डेट्स। एंड लाइबिलिटीज ओज, क्रेडिट सी आर, क्रेडिट रिकॉर्ड, इट्स मीन के लाइबिलिटीज बिजनेस पे कितना बर्डन है, कितनी अप्लीकेशंस हैं जो बिजनेस ने जो है वो किसी को पे आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, मोर्टगेज, कार लोन, हाई परचेज, डिबेंचर लोन, प्रीपेड रेवेन्यू, अक्रूड एक्सपेंसेस, पेएबल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, पे डिविडेंड्स वगैरह। इनकम अर्न, क्रेडिट सी आर, क्रेडिट रिकॉर्ड, इट्स मीन कि बिजनेस क्या अर्न कर रहा है, क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितनी इनकम रिसीव कर रहा है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल कैश सेल, क्रेडिट सेल, रेवेन्यू अर्निंग, बेनिफिट प्रोसीड, यील्ड टेकिंग, डिस्काउंट रिसीव, रिटर्न आउटवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड वगैरह बिजनेस की इनकम की एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स हैं। सी कैपिटल, इन्वेस्ट, क्रेडिट रिकॉर्ड, इट्स मीन बिजनेस ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कितना कैपिटल जो है वो बिजनेस ने लगाया हुआ है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल एसेट लेस लाइबिलिटी, एसेट में से लाइबिलिटीज़ को लेस करें तो कैपिटल जो है वो फाइंड आउट हो जाता है कि बिजनेस ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। स्टॉक होल्डर इक्विटी जो है वो फाइंड हो जाती है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल कैश एट स्टार्ट, पार्टनर मनी, ओनर्स इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूशन बाय ऑनर, कैश आउट ऑफ पॉकेट, शेयर कैपिटल, इक्विटी, कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग वगैरह। Goods or merchandise. Goods or merchandise means products and raw material purchased for the purpose of resale, used in production
और फॉर इकोनॉमिक गेन। गुड्स और मर्चेंडाइज ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसा रॉ मटेरियल, ऐसी गुड्स ऐसे होती हैं जिनको बिजनेस ने क्या करना है, रीसेलिंग पर्पस के लिए परचेज करना है या इनको प्रोडक्शन में यूज़ करके इनसे प्रॉफिट जनरेट करना है, गुड्स को सेल आउट करके कोई इकोनॉमिक गेन जो है वो बिजनेस ने करनी है। इनको ऐसे आइटम्स जो हैं वो गुड्स और मर्चेंडाइज कहलाते हैं। गुड्स एंड मर्चेंडाइज डजंट इंक्लूड बाय मटेरियल यूज बाय इक्विपमेंट फॉर इट्स मेंटेनेंस, alteration or operation. For example, if a trader purchases furniture for use in the business, it will not be regarded as good. But if it is purchased for reselling purpose, it will be regarded as goods. अगर बिजनेस फर्नीचर जो है वो परचेज करता है बिजनेस में यूज़ के लिए, तो वो बिजनेस के एसेट कंसिडर होंगे क्योंकि वो बिजनेस की जो है वो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सेकंड रीजन क्या है कि अगर फर्नीचर को बिजनेस क्या करता है, रीसेलिंग पर्पज़ के लिए या प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए, और प्रोडक्शन को यूज़ करने के बाद इसको फाइनल गुड को प्रिपेयर करने के बाद जब वो सेल करता है इस एसेट को, फर्नीचर को, तो वो क्या होगा, बिजनेस की गुड्स या मर्चेंडाइज होंगी जो कि बिजनेस को सेलिंग पर्पज़ के लिए जो यहाँ प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए या इकोनॉमिक गेन जनरेट करने के लिए यूज़ हों, ऐसे आइटम्स जो हैं वो गुड्स या मर्चेंडाइज कहलाते हैं। Purchases. The action of buying something. Purchases of goods and services include the value of all goods and services purchased during accounting period for reselling or consumption in the production process, excluding capital goods, the consumption of which is registered as consumption of capital of fixed goods और फिक्स कैपिटल। परचेजेज ऐसी गुड्स होती हैं जो कि बिजनेस रीसेलिंग पर्पस के लिए जो उनको परचेज करता है या इनको कंजम्पशन में, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करके इनको सेल करता है। ऐसी जो गुड्स हैं वो परचेज करना, बाय करना बिजनेस के लिए परचेजेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस बाय वुड फ्राम ट्रेडर, द वुड विच इज़ बोथ दैट इज़ बिजनेस परचेज। बिजनेस ने किसी से लकड़ी परचेज की है ट्रेडर से, तो वो उसको कंजप्शन में यूज़ करेगा, तो जो परचेज की है वुड, ये बिजनेस की क्या है, परचेजेज है। दूसरी रीज़न क्या है कि फॉर एग्जांपल बिजनेस ने फर्नीचर परचेज़ किया और वो बिजनेस में यूज़ हो रहा है, उसको सेल नहीं करना, बिजनेस ने कंजम्पशन में यूज़ नहीं करना, तो जो वो फर्नीचर परचेज़ करेगा वो बिजनेस की परचेजेस नहीं कहलाएंगी बल्कि कैपिटल गुड्स कहलाएंगी या बिजनेस के वो एसेट कहलाएंगे क्योंकि बिजनेस उनको यूज़ कर रहा है, अपने बिजनेस को यूज़ कर रहा है, बिजनेस के यूज़ में आ रही हैं वो, ना कि बिजनेस की प्रोडक्शन में या सेलिंग प्रोसेस में यूज़ हो रही हैं। Cash purchases. A cash purchase occurs when a business pays for goods or services immediately upon ordering or delivery. कैश परचेजेस वो होती हैं जो कि बिज़नेस जो है वो गुड्स को जो है या सर्विस को जो है वो इमीडिएटली ऑर्डर करता है या डिलीवर करता है, तो उसी टाइम पे जो बिज़नेस को पेमेंट जो है वो रिसीव हो जाती है, वो बिज़नेस की क्या होती हैं, कैश परचेजेस होती हैं। The resulting expense is posted immediately to an expense account. परचेजेस की हैं बिजनेस ने, तो ये बिजनेस के क्या है, एक्सपेंस हैं, तो इनको इमीडिएटली एज एक्सपेंस अकाउंट जो है वो पोस्ट किया जाता है। परचेज करी हैं बिजनेस ने, कोई भी गुड्स परचेज की हैं, सर्विस परचेज की हैं, और उसी टाइम पे बिजनेस ने क्या किया, कैश जो है वो पे कर दिया। For example, when we purchase something and make payment immediately, Mr. S purchases stationery for rupees 5,000 and he make the payment immediately. That is cash purchases. It's mean कि बिजनेस ने क्या किया, एट अ टाइम मिस्टर एस ने क्या की, स्टेशनरी परचेज की और उसी टाइम पेमेंट कर दी, इमीडिएटली एट अ टाइम वो परचेज ही पेमेंट कर दी, तो ये कैश परचेजेस कहलाएंगी। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेजेस। एन एग्रीमेंट टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस विद एक्सप्रेस प्रोमिस टू पे फॉर इट लेटर नोन एज क्रेडिट परचेजेस। ऐसी गुड्स या सर्विस जो परचेज करके एट अ टाइम उसकी पेमेंट ना कर बल्कि इन फ्यूचर उसकी पेमेंट जो है, सर्विस की या गुड की पेमेंट जो है इन फ्यूचर पेमेंट करना, क्रेडिट परचेजेस कहलाता है। इफ़ यू आर परचेजिंग गुड्स बट नॉट पेइंग एट टाइम, यू हैव टू पे लेटर एंड द सेलर शुड बी एग्री टू मेक द पेमेंट ऑफ गुड्स लेटर, और सेलर जो है वो एग्री हो जाए इस पेमेंट पे कि इन फ्यूचर आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा जो गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट बेस पे, कि इन फ्यूचर जो पेमेंट हो वो क्रेडिट परचेजेस कहलाती हैं, क्योंकि एट अ टाइम जो पेमेंट नहीं होती वो परचेजेस जो है वो कैश नहीं होंगी बल्कि क्रेडिट परचेजेस होंगी जो कि इन फ्यूचर जो है वो लेटर जो है आपको पेमेंट जो है वो की जाए। For example, Mr. Z purchases cloth from seller Mr. X for rupees 7,000 on 2nd Feb 2023. Seller agrees to make the payment of cloth on 15 Feb. It will be a case of credit purchase and he will pay on 15 Feb. Mr. Z ने परचेजेस कब की, मिस्टर एक्स से 2nd Feb को पेमेंट जो परचेजेस की, लेकिन पेमेंट इसकी 15 Feb को की, तो इट्स मीन कि इन फ्यूचर इसने पेमेंट की, तो ये क्रेडिट परचेजेस होंगी। Purchase return or return outward. Goods once purchased may subsequently be sent back to the seller for certain reasons.
गुड्स आर डिफेक्टिव नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन डैमेज और बिलो स्टैंडर्ड। परचेज रिटर्न क्या है कि जो बिजनेस ने गुड्स परचेज की लेकिन वो क्या है कि किसी रीज़न की वजह से, फॉर एग्जांपल वो गुड्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, उनमें डिफॉल्फिकेशन है, कोई आपने जो स्टैंडर्ड मेजर किया था कि इस स्टैंडर्ड की गुड्स जो है वो मैंने परचेज़ करनी है, वो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रही, वो डैमेज हैं, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनको क्या करेंगे, सप्लायर को जो है वो रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे, तो वो कहलाएंगी परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। सेल रिटर्न ऑफ गुड्स, सच रिटर्न ऑफ गुड्स टू द बायर इज़ नोन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न टू सप्लाई, क्योंकि सप्लायर को हम गुड्स जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। For example, we purchased 10 TV sets from Lahore for rupees 1 lakh. On receiving the delivery of goods, it is found that 3 TV sets are of inferior quality. The return of these sets to the supplier will be the case of purchase return. इट्स मीन कि 10 टीवी सेट जो है परचेज़ किए लाहौर से 1 लाख के, लेकिन जब उनकी डिलीवरी रिसीव की टीवी की तो उनमें से जो 3 टीवी सेट थे वो क्या है, क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं थी, डैमेज थे, डिफेक्टिव थे, रीज़न थी। तो क्या करेंगे, जो 3 टीवी सेट जो हैं वो लाहौर से जो हमने परचेज़ किए हैं उनकी कंपनी को जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं सप्लायर को, ये परचेज़ रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कंसिडर होंगे। Allowances. The buyer finds that goods purchased have minor defect. In that case, the seller may agree to reduce the price of damaged or defective goods to induce the buyer to keep the goods. अलाउंसेस क्या हैं, कब दिए जाते हैं, जबकि कोई गुड्स है वो परचेज़ करने कस्टमर गया है तो उसमें क्या है, कोई डिफेक्ट है, कोई डैमेज है, तो सेलर क्या करेगा, बायर को एक अलाउंस देगा, उसको रिडक्शन इन प्राइस अलो करेगा, तो जो सेलर को गुड्स हैं वो उसकी सेल हो जाएंगी, क्योंकि वो रिडक्शन इन प्राइस दे रहा है, क्योंकि उसकी जो गुड्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, डैमेज हैं। Such a reduction in price is known as purchase allowance to the buyer and sale allowance to the seller. जो अलाउंस जो है बायर को परचेज गुड्स कर जो कर रहा है पर्सन उसको मिल रहा है, वो क्या है, रिडक्शन इन प्राइस जो उसको मिल रही है बायर को, उसके लिए क्या होगा, परचेज अलाउंस। और सेलर को अलाउंस जो है वो हो रहा है क्योंकि सेलर की जो गुड्स है वो सेल हो रही है, हालांकि वो डिफेक्टिव डैमेज गुड है, और सेलर क्या कर रहा है, रिडक्शन इन प्राइस पे जो है वो प्राइस बिलो करके जो कस्टमर को सेल आउट कर रहा है, तो वो जिस प्राइस पे सेल करेगा वो सेलर के लिए क्या होगा, सेल्स अलाउंस होगा सेलर के लिए। Sales, a transaction that includes an exchange of services or goods for a certain amount of money is known as sales. ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करके कस्टमर को किसी को प्रोवाइड करके उसके अगेंस्ट मनी जो है रिसीव करके उसको क्या कहेंगे, सेल। फॉर एग्जाम्पल, वी परचेज गुड फॉर रुपीज़ 5,000, सपोज दीज गुड्स हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ रुपीज़ 6,000। इन अकाउंटिंग लैंग्वेज इट विल बी सेड दैट सेल्स हैव बीन मेड एट रुपीज़ 6,000। फॉर एग्जाम्पल, हमने गुड्स जो है वो परचेज़ की 5,000 की, लेकिन इनको जो है वो 1,000 के प्रॉफिट के साथ हमने क्या की, सेल कर दी 6,000 में। तो जो 6,000 की हमने सेल की और 1,000 का प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया, तो ये सेल्स कंसिडर होंगी। सेल क्या है, बिजनेस क्यों करता है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, बिजनेस की लैंग्वेज में सेल्स जो है वो प्रॉफिट जनरेटिंग सोर्स है। सेल्स जो है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल्स की जाती हैं। तो जो 1,000 का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट है, और सेल्स कितने में हुई, 6,000 में, और परचेज कितने की थी, 5,000 की। Next है cash sale. If goods are sold to customers at a specific price and price of the goods is received from them at the time of sale of goods, such sales are known as cash sale. जब गुड्स सेल की एट अ टाइम स्पेसिफिक प्राइस पे, जिस प्राइस पे कस्टमर को गुड्स जो है वो सेल की, उसी टाइम जो है उसकी गुड्स की प्राइस है, सर्विस की जो प्राइस है, कीमत है, जो वर्थ है, वो रिसीव कर ली एट अ टाइम ऑफ सेलिंग, तो वो कैश सेल्स कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, सेलर सोल्ड स्टेशनरी टू मिस्टर ए फॉर रुपीज़ 2,000 ऑन 21 Feb 2022। मिस्टर ए मेड द पेमेंट इमीजिएटली, दैट इज़ कैश सेल्स। मिस्टर ए ने गुड्स जो है वो सेल कब की, 21 Feb को, और उसी टाइम उसी डेट को जो है वो पेमेंट रिसीव कर ली, तो इट्स मीन कि ये कैश सेल्स है। Credit sale. If goods are sold to a customer and he doesn't pay the price of goods at the same time but agrees to make payment on some future date, the sales are called credit sales or sales on account. गुड्स और सर्विस जब कस्टमर को प्रोवाइड की, सेल की, और एट अ टाइम पेमेंट रिसीव नहीं की, बल्कि इन फ्यूचर पेमेंट जब रिसीव करने के लिए एग्री हो गए, तो इट्स मीन कि ये क्या है, क्रेडिट सेल्स है या सेल्स ऑन अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जी फॉर ₹5,000 on 21 Feb 2022 and he agrees to make payment on 31 Feb 2022 to it will be the case of credit sales on account. मिस्टर ए ने गुड सेल की मिस्टर जी को 5,000 की 21 Feb को, लेकिन इसकी पेमेंट जो है वो 31 Feb को रिसीव की, इट्स मीन के इन फ्यूचर पेमेंट रिसीव करने के लिए प्रॉमिस किया गया, एग्री हुआ, तो ये क्रेडिट सेल की एग्जांपल है।
Sale return or return inward. If a customer to whom goods have been sold finds that the goods are defective, unsatisfactory, below standard, or not according to specification, he may return these goods to the seller. To the seller, such return of goods is known as sale return or return inward or return from customer. जब कस्टमर को गुड्स जो है वो सेल आउट की गई तो उसको क्या है कि जब कस्टमर को गुड्स डिलीवर हुई रिसीव हुई तो गुड्स क्या है डिफेक्टिव है, कस्टमर जो है उनसे सेटिस्फाई नहीं है, जो कस्टमर ने स्टैंडर्ड सोचा था कि इस स्टैंडर्ड की गुड्स जो है उसने परचेज़ करनी है वो स्टैंडर्ड जो मीट नहीं हो रहा, उसकी स्टैंडर्ड की जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरी नहीं हो रही, फुलफिल नहीं हो रही। तो क्या करेगा कस्टमर जो है गुड्स जो है वो सप्लायर को जो है सेलर को रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन को गुड्स जो कस्टमर से वापस हो रही हैं उनको क्या कहेंगे सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि कस्टमर जो है वो रिटर्न कर रहा है सेलर को। For example, we sold 15 pens to a customer. He returned 5 pens because of some default. Return of these pens by a customer to seller will be the case of sale return or return inward. 15 पेन्स जो है वो कस्टमर को सेल किए गए, लेकिन 5 पेन्स जो है वो कस्टमर ने किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से, किसी डिफेक्टिव की वजह से, किसी भी उसको जो है स्टैंडर्ड को जो मीट नहीं कर रहे थे 5 पेन्स, तो उसने क्या किया सेलर को सप्लाई को रिटर्न कर दिए। तो इट विल बी द केस ऑफ सेल रिटर्न या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। Trade discount. At the time of selling goods, the manufacturer or wholesaler allows retailer such a discount concession. It is allowed at a certain percentage of the listed or catalog price. जब सेलिंग की जाती है, एक मैन्युफैक्चरर जो वूल सेलर है जो बड़े पैमाने पे गुड्स जो है प्रोड्यूस करता है, वो क्या करता है कि रिटेलर्स को, जो छोटे लेवल के ट्रेडर्स होते हैं, उनको जो है रिडक्शन इन प्राइस, जो डिस्काउंट, जो कंसेशन लिस्टेड प्राइस पे जो डिस्काउंट जो अलो करता है, कंसेशन जो देता है, इसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ये ट्रेड डिस्काउंट की एक स्पेसिफिक जो है परसेंटेज होती है, उस परसेंटेज पे जो है वो डिस्काउंट अलो किया जाता है। रिडक्शन इन प्राइस, जो लिस्टेड प्राइस, जो कैटलॉग प्राइस होती है, इसमें जो परसेंटेज जो है डिस्काउंट की जो इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल, द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड इज रुपीज़ 80,000, द सेलर गिव्स 10% डिस्काउंट टू द बायर, इट मीन्स दैट द नेट प्राइस ऑफ गुड इज रुपीज़ 72,000। लिस्ट प्राइस जो कैटलॉग प्राइस थी वो गुड्स की कितनी थी 80,000, लेकिन सेलर ने 10% डिस्काउंट लो किया। 80,000 पे 10% डिस्काउंट लें तो 8,000 डिस्काउंट आता है। 80,000 में से 8,000 लेस करके जो 72,000 की गुड्स जो है वो वूल सेलर ने, मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को जो है वो सेल आउट की हैं डिस्काउंट पे, कंसेशन पे, लिस्टेड प्राइस में जो रिडक्शन की है, इसको ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। एज वी नो कि ट्रेडिंग क्या है कि गुड्स की सेल और परचेज़ को ट्रेडिंग कहते हैं। और ट्रेडिंग का पर्पस क्या है, प्रॉफिट जनरेट करना। तो जो ट्रेडर है जो बड़े पैमाने पे गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चरर है जो वूल सेलर है, वो क्या है, वो जब रिटेलर्स को, जो छोटे लेवल पे जो कस्टमर को सेल कर रहे हैं गुड्स, उनको जब कंसेशन नहीं देगा लिस्टेड प्राइस में, कैटलॉग प्राइस में, तो उनको प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा। तो दैट्स वाई जब उनको कम प्राइस में गुड्स जो है वो सेल की जाएंगी रिटेलर को, तो रिटेलर दैन कस्टमर तक गुड्स पहुँचा के सेल करके जो प्रॉफिट जनरेट करेगा, कम प्राइस पे चीज़ें जो है वो परचेज़ करके ज़्यादा प्राइस पे चीज़ें जो सेल करेगा कस्टमर को, तो वो प्रॉफिट जनरेट करेगा। दैट्स वाई ट्रेड डिस्काउंट जो है वो मैन्युफैक्चरर वूल सेलर जो है रिटेलर को अलो करता है, क्योंकि रिटेलर जो है इसने भी आगे जो है वो सेल करके गुड्स को प्रॉफिट जनरेट करना होता है। Cash discount. It is a deduction or allowance given by a creditor to a debtor if the amount due is paid by the debtor before the due date. जब क्रेडिट बेस पे ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो डेटर क्या है, कस्टमर जो है बिजनेस का, वो क्या करता है बिफोर मेच्योरिटी डेट, ड्यू डेट से पहले जब पेमेंट कर देता है, तो क्रेडिटर डेटर्स को क्या करता है डिस्काउंट अलो करता है, डिडक्शन इन प्राइस अलो करता है, कि जो अमाउंट उसने उसको पे करनी थी क्रेडिटर को, डेटर ने, कस्टमर ने बिजनेस को जो अमाउंट पे करनी थी, उसमें से उसको कम प्राइस जो है वो उससे रिसीव करेगा, क्योंकि उसने बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर ड्यू डेट, जब उसको पेमेंट करने की डेट थी उससे पहले पेमेंट कर दी है। तो इससे क्या होगा कि बिज़नेस के जो कैश इनफ्लो है इनमें इंक्रीज़ होगा, कैश इनफ्लो की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होगी। दैट्स वाई क्रेडिटर जो है बिज़नेस जो है वो अपने कस्टमर को, डेटर को जो है वो डिस्काउंट अलो करेगा। Or it is a reduction in price, usually 2% or less, offered by manufacturer or wholesaler creditor to encourage customer debtors to pay their debts within a specified discounted period. ये क्रेडिटर क्या करता है कि डेटर्स को इनकरेज करने के लिए कि वो एट अ टाइम जो है वो पेमेंट कर दे, बिफोर टाइम पेमेंट कर दे, इनको इनकरेज करने के लिए क्या करता है डिस्काउंट अलो करता है। मोस्टली ये 2% या इससे लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई अ कस्टमर फॉर ₹1,000 on credit basis. It means X is a creditor and Y is debtor. X offers an allowance of 2% to Y if he will pay his debts within 15 days. It means if Y pays his debt within 15 days, then he will pay only rupees
980 1000 less 22x, such discount is known as cash discount. मिस्टर एक्स सेल क्या है, सेलर है, इसने वाई को कस्टमर को जो है वो गुड्स जो है वो सेल की हैं, वो वाई क्या है, डेटर है बिजनेस का। तो एक बिजनेस से क्या एग्रीमेंट करता है, ट्रांजेक्शन करता है कि अगर वो बिफोर मेच्योरिटी विद इन 15 डेज जो है वो अगर पेमेंट कर देता है बिजनेस को, तो वो क्या करेगा, इसको 2% अलाउंस देगा, रिडक्शन इन प्राइस देगा। तो अगर 15 डेज तक जो है वो विद इन 15 डेज जो है वो एक्स को वाई जो है वो पेमेंट कर देता है, क्रेडिटर को डेटर्स जो है वो पेमेंट कर देता है, तो 1000 टोटल पेमेंट करनी थी, लेकिन वो उसको 2% डिस्काउंट देगा, तो 1000 में से 20 लेस करके 980 इसको पेमेंट देगा। तो जो 20 का डिस्काउंट अलो कर रहा है, ये क्या है, 2% डिस्काउंट जो है ये कैश डिस्काउंट है। Debtors. A debtor is a person that owes money to another party. Debtors are the person to whom goods have been sold on credit base and from whom the business is to receive money in future. Debtors वो person होते हैं जो कि बिजनेस से क्रेडिट बेस पे जो गुड्स या सर्विस जो है वो रिसीव करते हैं और इन फ्यूचर बिजनेस को पेमेंट करते हैं, वो डेटर्स कहलाते हैं। For example, Mr. B sold goods to Mr. A on credit base for rupees 5000. In this case, Mr. A is a debtor because Mr. B sold goods to Mr. A. The person who will pay the money is debtors. Creditors. Creditors are the persons from whom goods have been purchased on credit base and to whom the money is to be paid in near future. इट्स मीन क्रेडिटर्स वो पर्सनस वो पार्टीज होती हैं, वो बिजनेस होते हैं जो कि क्रेडिट बेस पे गुड्स जो है वो ट्रांजेक्शन्स जो है वो करते हैं और इन फ्यूचर जो है पेमेंट रिसीव करते हैं, वो क्रेडिटर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, शाविज परचेज गुड्स फ्रॉम रहमान ऑन क्रेडिट बेस ₹500 इन दिस ट्रांजेक्शन। Rahman is a creditor because Chavez paid the money to Rahman. In future, the persons who will receive the money are creditors. Accounting principles. Accounting is the language of business through which economic information is communicated to all the parties concerned. अकाउंटिंग एज वी नो कि ऐसी बिजनेस की लैंग्वेज है जिसके थ्रू बिजनेस की इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इन फॉर्म ऑफ मनी इंफॉर्मेशन है, जो वो कंसर्न जो पार्टीज़ हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, जिनको बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, कम्युनिकेट की जाती है। In order to make this language easily understandable all over the world, it is necessary to frame or make certain uniform standards which are acceptable universally. These standards are termed as accounting principles, GAAP, generally accepted accounting principles. अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है, जो बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग, इसको उन ओवरऑल वर्ड जो ऑल वर्ल्ड में जो कि यूज़ हो रही है अकाउंटिंग बिजनेस की जो लैंग्वेज है अकाउंटिंग है, हर जगह पे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही है, इनकी बेस पे डिसीजन मेकिंग की जा रही है, इंटरप्रिटेशन की जा रही है। तो इनको क्या सोचा गया अकाउंटिंग ने, बिजनेस लैंग्वेज ने, क्या इनको अकाउंटिंग को बिजनेस लैंग्वेज के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए, एक ऐसा सर्टन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाया जाए जो कि एक जैसा हो, जो यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के प्रिंसिपल जो हैं वो अप्लाई हों, एक्सेप्टेबल हों। तो इनके लिए जो स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं बनाए गए, वो उनको कहते हैं, इनके लिए एक टर्म यूज़ होगी गैप। गैप मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं यूनिफॉर्म फॉर्म में, कि एक जैसे जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो कि जनरली एक्सेप्टेबल हों, कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वो प्रिंसिपल जो है वो एक्सेप्टेबल हों और इनके अकॉर्डिंग, गैप के अकॉर्डिंग जो है वो बिजनेस में जो है वो अकाउंटिंग लैंग्वेज को जो है वो यूज़ किया जाए। Accounting principles may be defined as those rules of action or conduct which are adopted by accountants universally while recording accounting transactions. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है उनके अकॉर्डिंग ऐसे रूल्स जो को फॉलो किया जाए, एक्शंस जो है वो कंडक्ट हों, जिनके थ्रू अकाउंटेंट्स जो हैं यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक जैसे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मीट करें और एक जैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अकाउंटिंग की जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनको रिकॉर्ड करें। They are a body of doctrines commonly associated with the theory and procedures of accounting. They are serving as an explanation of current practices and as a guide for selection of conventions or procedures where alternatives exist. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ऐसे स्टैंडर्ड्स, ऐसे कंसेप्ट अवेलेबल हों जिनके थ्रू बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाए और इनको प्रैक्टिकली कैसे कन्वे किया जाए इंफॉर्मेशन को, ऐसे कंसेप्ट, ऐसी कन्वेंशंस जो हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में यूज़ की जाती हैं। These principles can be classified into two groups. First one, accounting concept, and second, accounting conventions.
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन है अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग concepts, the term concepts includes those basic assumptions or conditions on which the science of accounting is based. अकाउंटिंग कंसेप्ट में ऐसी assumptions, ऐसी शराइत, ऐसी कंडीशंस, ऐसे मफरूजात जो है वो मुश्तमिल होते हैं जिन पे अकाउंटिंग जो है वो बेस कर रही होती है। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट। फर्स्ट वन है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मैचिंग रियलाइजेशन कंसेप्ट। Then second are accounting conventions. The term conventions includes those customs or traditions which guide the accountant while communicating the accounting information. अकाउंटिंग कन्वेंशंस में ऐसी कस्टम्स और ऐसी ट्रेडिशंस जो है वो मुश्तमिल होती हैं जो कि अकाउंटेंट को गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही होती हैं कि उसने इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को कैसे इसके यूज़र्स तक कम्युनिकेट करना है, कैसे इसके यूज़र्स को इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग की प्रोवाइड करनी है। The following are the important accounting conventions. First, accounting convention of conservatism. Second, convention of consistency. Third, convention of full disclosures. Fourth, convention of materiality. अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या थे? ऐसी अजम्पशन, ऐसी कंडीशंस थी, ऐसे मफरूजात, ऐसी शराइ थी जिनकी बेस पे जो अकाउंटिंग है बेस कर रही होती है, इनकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। और अकाउंटिंग कन्वेंशन वो कन्वेंशंस हैं, वो कस्टम, वो ट्रेडिशंस हैं जो कि ईयर बाय ईयर, टाइम टू टाइम जो है वो यूज़ होती आ रही हैं, और इनको फॉलो करके अकाउंटिंग कन्वेंशंस को अकाउंटेंट जो है वो इसके जो यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के, इनको इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फर्दर अकाउंटिंग कंसेप्ट को वन बाय वन 8 कंसेप्ट हैं, इनको डिस्कस करते हैं, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस 4 हैं, इनको डिस्कस करते हैं। First, separate entity concept. Accounts are kept for entities are distinguished from the persons who are associated with these entities in recording events in accounting. The important question is how do these events affect the entity, who they affect the persons who own, operate or otherwise are associated with the entity is irrelevant. सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या है कि ये डिस्टिंग्विश कर रहा होता है, डिफरेंस है उन पर्सन से जो कि एसोसिएट कर रहे हैं एंटिटी से, बिजनेस से एसोसिएट कर रहे हैं। इट्स मीन कि एंटिटी क्या है? बिजनेस। बिजनेस की जो एंटिटी है वो जो ऑनर है जिसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो बिजनेस के ऑनर की जो पर्सनल नीड्स हैं, पर्सनल इवेंट हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, वो बिजनेस की एंटिटी से डिफरेंट है। इट्स मीन कि बिजनेस और ऑनर जो है दो डिफरेंट जो है वो आइटम्स हैं। इट्स मीन के बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो वगैरह, बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, इवेंट्स हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है, सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस सेपरेट एंटिटी है और जो ऑनर है उसका वो सेपरेट है। ऑनर का बिजनेस के साथ एक सेपरेट लिंक है और ऑनर का अपनी पर्सनल डोमेस्टिक नीड्स ट्रांजैक्शन के साथ एक सेपरेट लिंक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 2 lakh into business, it will be deemed that the owner has given that money to the business, which will be shown as a liability in the books of business. It mean बिजनेस का जो ऑनर है उसने बिजनेस में 2 लाख इन्वेस्ट किया है, तो ये बिजनेस की क्या है? बिजनेस ने जो ऑनर ने जो इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में, ये बिजनेस में ऑनर का कैपिटल है, और बिजनेस पे ये लाइबिलिटी है कि बिजनेस ने 2 लाख जो है वो ऑनर को, बिजनेस का जो ऑनर है उसको पे करना है। इन केस द ऑनर विड्रॉज रुपीज 30,000 फ्रॉम द बिजनेस, इट विल चेंज द पोजीशन एंड द नेट अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू द ऑनर विल बी शोन ओनली एज रुपीज 1,70,000। इट्स मीन के ऑनर ने जो विड्रॉ किया कैपिटल में से, इन्वेस्टमेंट जो उसने बिजनेस में की हुई थी 2 लाख की, उसमें से 30,000 जब विड्रॉ कर लिया तो वो ड्राइंग हो गई, क्योंकि बिजनेस के ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए जो है वो विड्रॉ किया, तो उसके कैपिटल में कमी आ जाएगी, क्योंकि बिजनेस का जो एंटिटी है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की और जो उसकी बिजनेस के ऑनर की एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। बिजनेस और ऑनर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। And the net amount payable by the business to the owner will be shown only as rupees 1,70,000। जब 30,000 डिडक्ट कर लेगा ऑनर बिजनेस में से, जो उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी बिजनेस में, तो उसका बिजनेस में कितने पैसे रह जाएंगे? 1,70,000, क्योंकि उसने 30,000 विड्रॉ कर लिए।
इन सेकंड सिचुएशन अगर 30,000 बिजनेस में ही यूज़ हो रहे होते तो ये बिजनेस की एक्टिविटी होती, ये ऑनर की एक्टिविटी, पर्सनल नीड नहीं होती, तो ये फिर भी ऑनर के कैपिटल में कमी नहीं आती। लेकिन ऑनर ने विड्रॉ की है, ड्राइंग की है, पर्सनल यूज़ के लिए 30,000 यूज़ किया है, तो ये ऑनर के कैपिटल में कमी आ जाएगी। Second concept है going concern concept. It is assumed that an entity is a going concern, that it will continue to operate for an indefinite time period. There is no intention to liquidate the particular business venture in the foreseeable future. Going concern concept के according business जो है वो going condition में रहना चाहिए, running condition में रहना चाहिए for an indefinite period के लिए। business को चलते रहना चाहिए, business की activities जो है वो continue रहनी चाहिए। इन केस बिजनेस जो है लिक्विडेट होता है, बिजनेस जो है वो फ्लॉप हो जाता है, सेल आउट हो रहा है, तो वो बिजनेस क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, गोइंग कंडीशन में नहीं रहता। लेकिन बिजनेस को इन फ्यूचर टाइम पीरियड, इन डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए जो है वो कंटिन्यूस रहना चाहिए, इसकी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूसली जो है वो ऑपरेट रहना चाहिए, गोइंग कंडीशन में रहना चाहिए। ऑन अकाउंट ऑफ दिस कंसेप्ट द अकाउंटेंट वाइल वैल्यूइंग द एसेट डजंट टेक इनटू द अकाउंट द सेल वैल्यू ऑफ एसेट। Moreover, he charged depreciation on fixed assets on the basis of their expected life rather than on their market value, क्योंकि जो बिजनेस की लाइफ होती है, बिजनेस की जो गोइंग कंसर्न बिजनेस जो है वो चल रहा है, उसकी लाइफ है कि कितने टाइम के लिए बिजनेस जो है वो ऑपरेट हुआ है, चला है। इसी तरह से बिजनेस के जो एसेट हैं, फिक्स एसेट्स हैं, इनकी डेप्रिसिएशन जो है वो इस पे कैलकुलेट होती है कि उनकी जो लाइफ है एसेट की, कितने टाइम के लिए एसेट जो है वो यूज़ हो रहे हैं, उसकी लाइफ की बेस पे जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। दैट्स वाई गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है वो बिजनेस में जो यूज़ हो रहा था एज अजम्पशन के बिजनेस को जो है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो गोइंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में रहना चाहिए। थर्ड कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। A record is made only of those information that can be expressed in monetary terms. Measurement of business events in money helps in understanding the state of affairs of business in a much better way. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इट्स मीन कि बिजनेस की जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी की ट्रांजैक्शन जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, क्योंकि मनी के फॉर्म में जो बिजनेस की वैल्यू है, बिजनेस को अंडरस्टैंड करना, बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो इजी है, बिजनेस को हेल्पफुल होता है। तो इसलिए मनी की फॉर्म में जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। For example, if a business owns 1500 kg of stock cannot be added to produce a meaningful total of what the business owns. 1500 kg ऑफ स्टॉक जो है वो मेंशन किया गया है फॉर एग्जांपल, तो इससे बिजनेस की जो वैल्यू है वो इजीली जो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं की जा सकती है, एक मीनिंग जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा कि बिजनेस कितना स्टॉक जो है वो ऑन कर रहा है, कितना बिजनेस की पोजेशन में स्टॉक है। However, if these items are expressed in monetary terms such as stock 24,000, it is precise estimate about the asset of the business will be available. And second condition में अगर in monetary terms में, financial terms में, मनी की फॉर्म में जो है वो 24,000 कहा गया है कि इतना स्टॉक बिजनेस के पास अवेलेबल है, तो ये बिजनेस की एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि बिजनेस जो है वो 24,000 की वर्थ के एसेट जो है वो ऑन कर रहा है। For a cost concept, an asset is ordinarily entered on the accounting record at the price paid to acquire it. इट्स मीन के एसेट को जितनी प्राइस पे, जितनी वर्थ पे अक्वायर किया था, परचेज किया था, वो प्राइस, वो कास्ट जो है वो एंटर की जाएगी बिजनेस में। एंड दिस कास्ट इज़ द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। और जो बिजनेस के सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर्स कंटिन्यूसली चलते आ रहे हैं उसमें वही बिजनेस के एसेट की कॉस्ट जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। इट मीन्स दैट एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज, बट इट मे सिस्टमैटिकली बी रिड्यूस्ड इन इट्स वैल्यू बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। एट द टाइम ऑफ परचेज जो एसेट की प्राइस थी, कॉस्ट थी, जिस परचेज प्राइस पे, कॉस्ट पे जो है वो परचेज किया गया था एसेट, वही रिकॉर्ड होगी उसकी कॉस्ट। लेकिन जब ईयर बाय ईयर एसेट को यूज़ किया गया तो उसकी वैल्यू में जो डिक्रीज आएगा, कमी आएगी, वो डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगी, और एसेट की जो वैल्यू होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, अक्वायरिंग प्राइस होगी, उसमें से लेस करते जाएंगे डेप्रिसिएशन, तो एसेट की वैल्यू में जो है वो डिक्रीज आता जाएगा। For example, if business buys a building for rupees 5 lakh, the asset would be recorded at rupees 5 lakh, even if its market value at that time may be 5 lakh 50,000. बिजनेस ने बिल्डिंग परचेज की 5 लाख की, तो उसको 5 लाख ही रिकॉर्ड किया जाएगा एसेट में।
इसकी वैल्यू जो है वो बैलेंस शीट में, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू एट अ टाइम 5,50,000 है, लेकिन हम मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि कॉस्ट प्राइस को, एक्वायरिंग प्राइस को, 5 लाख को, एसेट की प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे। इन केस अ ईयर लेटर द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस एसेट कम्स डाउन टू 4,50,000, इट विल ऑर्डिनरली कंटिन्यू टू बी शोन एज ₹5 लाख एंड नॉट एट 4,50,000। एंड जब 1 साल 2 साल गुजर जाता है तो क्या होता है कि एसेट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख वैल्यू थी इसकी, लेकिन बाद में जो है 4,50,000 हो गई है, तो हमने क्या करना है, इसको 5 लाख ही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमने एक्वायर किया था, परचेज किया था इसको 5 लाख पे, नॉट 4,50,000 पे। 5 है dual aspect concept, double aspect concept. Every transaction has a dual impact on the accounting record. Accounting systems are set up so as to record both of these aspects of a transaction. This is why accounting is called a double entry system. Accounting में क्या किया जाता है कि ट्रांजैक्शन के दो फैक्ट होते हैं, डबल फैक्ट होते हैं, इनको डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। The term accounting equation is also used to denote the relationship of equities to asset. The equation can be technically stated as for every debit there is an equivalent for credit. It's mean कि अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, इवेंट जो होते हैं, इनको डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है और इसका डबल फैक्ट होता है हर ट्रांजेक्शन का। वन फैक्ट डेबिट होता है और सेकंड जो है वो क्रेडिट फैक्ट होता है। डेबिट और क्रेडिट के फैक्ट को डिनोट करने के लिए एग्जांपल हमने यूज़ की, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, कि जितनी चीज़ें डेबिट होंगी उतनी क्रेडिट भी होंगी। ये अकाउंटिंग का रूल है, कंसेप्ट है। डेबिट मस्ट इक्वल टू क्रेडिट। 6 है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड इंफॉर्मेशन दैट इज रीजनेबली करंट। जो इन्फॉर्मेशन जिनको चाहिए होती है अकाउंटिंग की, उनको करंट इन्फॉर्मेशन मोस्टली जो है वो चाहिए होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड्स ऑफ इक्वल लेंथ। बिजनेस की जो लाइफ है, टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, उसको इक्वल लेंथ के साथ जो है वो डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, तो 1 ईयर के बाद हर साल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर की जाएंगी बिजनेस को, और देन 1 साल के बाद फिर रिवाइज जो है वो अकाउंटिंग पीरियड के बाद जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएंगी। तो एक इक्वल लेंथ जो इक्वल सीक्वेंस ऑफ सीरीज है, उसको जो है बिजनेस के जो टाइम पीरियड है, बिजनेस की जो लाइफ है, इसको डिवाइड किया जाएगा और हर बिजनेस के जो टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, हर ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल 1 साल है, 1 ईयर है, तो उसके बाद जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाएंगी। It is necessary that after each accounting period, the business must stop and see back how things are going. आफ्टर ईच अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस को स्टॉप किया जाता है और चेक किया जाता है कि बिजनेस की जो थिंग्स हैं, बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी जा रही हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो कैसी है, बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या लॉस बियर कर रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस के पास कितने एसेट जो हैं वो अकाउंटिंग पीरियड के बाद अवेलेबल हैं और कितनी बिजनेस पे लाइबिलिटीज़ हैं। बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेकआउट करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड जो है वो डिफाइन किया गया है। इन अकाउंटिंग सच अकाउंटिंग पीरियड इज यूजुअली ऑफ अ ईयर। मोस्टली जो अकाउंटिंग में अकाउंटिंग पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है बिजनेस का, वो ईयर होता है, 1 ईयर। एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड प्रिपेयर्ड इनकम स्टेटमेंट फॉर चेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर चेकिंग फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। के इनकम स्टेटमेंट के थ्रू चेक किया जाता है कि बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या लॉस बियर कर रहा है, और बैलेंस शीट के जरिए चेक किया जाता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाता है कि बिजनेस के पास कितने एसेट अवेलेबल हैं और कितनी बिजनेस पे लाइबिलिटीज़ हैं। 7 matching concept. Expenses are incurred for the purpose of producing revenue. In measuring net income for a period, revenue should be offset by all the expenses incurred in producing that revenue. एज वी नो कि बिजनेस जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो इंकर करता है, एक्सपेंसेस बियर करता है। प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई ना कोई बिजनेस कॉस्ट बियर करता है, कॉस्ट जो है वो बिजनेस पे जो लगाता है। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं। और बिजनेस क्या करता है कि नेट इनकम को ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड जो बिजनेस ने इनकम जनरेट की है उसको फाइंड आउट करने के लिए, बिजनेस रेवेन्यू को जो है वो फाइंड आउट करने के लिए, एक्सपेंसेस जो इंकर हुए हैं उनको चेकआउट करने के लिए जो है वो इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करता है। The concept of offsetting expenses against revenue on the basis of cause and effect is called the matching concept.
बिजनेस क्या करता है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को काज एंड इफेक्ट के तौर पे जो मैच करता है, इसको मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं। कि काज क्या है कि एक्सपेंसेस के जो बियर होने के एक्सपेंसेस जो बिजनेस में कंज्यूम हुए हैं, यूज़ हुई हैं, जितनी कास्ट बिजनेस की लगी है, उसकी रीज़न क्या है, कास्ट क्या है और इफेक्ट क्या है कि जो कास्ट बिजनेस ने बियर की है, कंज्यूम की है बिजनेस ने, बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, उसके ज़रिए बिज़नेस ने कितना जो है प्रॉफ़िट जनरेट किया है या लॉस बियर किया है, जो कॉस्ट लगाई है उसकी कॉज़ है, जो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है बिज़नेस पे, प्रॉफ़िट हुआ है या लॉस हुआ है। जो कॉज़ और इफ़ेक्ट है, जो प्रॉफ़िट बिज़नेस ने जो एक्सपेंसेस और उसकी रेवेन्यू जो है, इसको जो मैच करना है, उसको एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के अगेंस्ट जो बिज़नेस ने मैच करना है, इसको मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं। On account of this concept, adjustments are made for all outstanding expenses, accrued revenue, prepaid expenses, unearned revenue, etc., while preparing the final account at the end of the accounting period. बिजनेस ने जब एट दी ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड जितनी भी एंट्रीज हुई, ट्रांजेक्शन्स हुई, उनको ट्रायल बैलेंस के थ्रू समराइज कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस ने जो प्री पेमेंट एडवांस में पेमेंट कर दी या एडवांस में पेमेंट रिसीव कर ली, या क्रेडिट बेस पे बिजनेस ने किसी सर्विस रिसीव कर ली, या क्रेडिट बेस पे बिजनेस ने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दी या गुड्स प्रोवाइड कर दी, तो वो जो एंट्रीज होंगी, वो जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, वो एडजस्टमेंट या ऐसी एंट्रीज को, ऐसी एडजस्टमेंट को एडजस्टिंग एंट्रीज कहा जाता है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ सेल मैन इज पेड कमीशन इन जनवरी 2001 फॉर सेल्स मेड बाय हिम इन दिसंबर 2000, according to this concept, commission expense should be offset against sales of December 2000 because this expense is incurred for producing revenue in December 2000। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल मैन है, उसने कमीशन जो है वो पे की है कब, जनवरी 2001 में, जबकि उसने सेल कब की करवाई थी, कमीशन जो वो पे कर रहा है, कमीशन के जो उसके एक्सपेंसेस हुए हैं फॉर सेलिंग के लिए, वो दिसंबर 2000 में हुए थे। तो इस एक्सपेंस को, जो कमीशन के एक्सपेंसेस हैं, इनको दिसंबर 2000 में ऑफसेट किया जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस जो है वो दिसंबर में हुए थे, लेकिन इनकी जो पेमेंट है एक्सपेंसेस की, वो जनवरी में हुई है। तो ये एक्सपेंस जो है वो दिसंबर में ही ऑफसेट किए जाएंगे। इट्स मीन कि जब जिस ईयर से रेलिवेंट हो एक्सपेंसेस, उसी ईयर से ही इनको लिंक किया जाएगा, और अगर इनकम जो है वो जनवरी में रिसीव हुई है तो इनको जनवरी में लिंक किया जाएगा। इट्स मीन के मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कॉज एंड इफेक्ट को जो है वो चेक किया जाता है कि जितने बिजनेस ने एक्सपेंस बियर करे हैं, वो कॉज है, बिजनेस की कॉस्ट लग रही है, और इसकी जो एक्सपेंसेस हुए हैं, इनका इफेक्ट बिजनेस पे क्या हुआ है, बिजनेस ने प्रॉफिट जनरेट किया है या लॉस जनरेट किया है। कॉज और इफेक्ट को चेक करना, मैच करना जो है वो मैचिंग कंसेप्ट कहलाता है। बिजनेस कहता है अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जिस मंथ, जिस ईयर में आपने एक्सपेंसेस या इनकम जनरेट की है, वो उसी ईयर से, उसी अकाउंटिंग पीरियड से ही लिंक कर रहे होंगे, उसी ईयर, उसी अकाउंटिंग पीरियड में ही उन एक्सपेंसेस को, इनकम को ऑफसेट किया जाएगा, ना कि नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के साथ। कमीशन के 2000 के एक्सपेंसेस जो हैं वो जब दिसंबर में ऑफसेट हुए हैं, तो इनको दिसंबर की जो 2000 की बैलेंस शीट होगी, उसमें एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया जाएगा, एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि बिजनेस ने जो एक्सपेंसेस हैं वो कंज्यूम कर लिए, सर्विस जो है वो रिसीव कर ली कमीशन की, लेकिन जो है इसकी पेमेंट नहीं की, तो 2000 दिसंबर की बैलेंस शीट में इसको एज अ लाइबिलिटी, एज अ करंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जो है वो कमीशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। Next, 8 pair last concept है realization concept. Revenue should be recognized at the time when goods are sold or services are rendered. Revenue तब recognize किया जाएगा, तब consider किया जाएगा जबकि goods जो हैं वो services जो हैं वो render हो जाएंगी, customer तक पहुंच जाएंगी. Sales is considered to be made at the point when the property in goods passes to the buyer and he becomes legally liable to pay. सेल तब कंसिडर होंगी, तब रिकॉग्नाइज्ड होंगी जब, जिस पॉइंट पे जो गुड्स हैं, प्रॉपर्टी है, जो सर्विस है, वो कस्टमर तक, बायर तक पहुंच जाएगी, और कस्टमर जो है वो लीगली बाउंड होगा बिजनेस को पे करने के। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए प्लेसेस एन ऑर्डर टू मिस्टर बी फॉर सप्लाई ऑफ सर्टन गुड्स. मिस्टर बी सेंड गुड्स टू मिस्टर ए 15 days after he pass receive the order, and Mr. A makes payment 10 days after receipt of goods. In this case, the sale will be presumed to have been made not at the time of receipt of the order for the goods or receipt of the payment, but at the time when goods are delivered to Mr. A. Mr. A ने ऑर्डर कब प्लेस किया,
तब जो है रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज बिजनेस में नहीं कर सकते। लेकिन मिस्टर ए ने जब ऑर्डर प्लेस किया और मिस्टर बी ने जब उसको गुड्स जो है वो सप्लाई कर दी, लेकिन जब उसने 10 डेज के बाद जो है वो गुड्स जो है वो उसको 10 डेज के बाद उसने जो है उसको पेमेंट की, रिसीव की। लेकिन मिस्टर ए ने 15 दिनों के बाद उसको जो है वो ऑर्डर जो है वो रिसीव किया। इन सिंपल के जब मिस्टर ए ने ऑर्डर किया मिस्टर बी को गुड्स के लिए, सप्लाई के लिए, सेल के लिए, तो मिस्टर बी ने उसको 15 दिनों के बाद, जब उसने ऑर्डर किया उसके 15 दिनों के बाद जो है वो उसकी गुड्स जो है वो उसको ऑर्डर जो है वो सेंड किया। उसने मिस्टर ए ने जो है वो गुड्स जो है वो रिसीव की, और जब मिस्टर ए ने गुड्स रिसीव की उसके 10 दिन के बाद उसने रिसीप्ट ऑफ गुड्स जो है वो रिसीव की। इट्स मीन कि जब उसने कस्टमर ने गुड्स रिसीव कर ली एट द पॉइंट जब कस्टमर जो है वो पेमेंट करने के लाइबल है, लीगली लाइबल है कि वो सेलर को जो है वो पेमेंट करे, और उसने गुड्स रिसीव कर ली हैं, उस पॉइंट पे जो है वो रेवेन्यू जो है वो इनकम जो है वो रिकग्नाइज होती है, सेल जो है वो कंसिडर होती है, ये रियलाइजेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग के 8 कंसेप्ट को डिस्कस किया। देन अकाउंटिंग की 4 कन्वेंशंस हैं कि अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्या थे, कि बिजनेस की जो अजम्पशन थी, कंडीशन थी जिनकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता था। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं कि जिनको फॉलो करके बिजनेस क्या करता है, अकाउंटेंट क्या करते हैं कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग के यूजर्स को। फर्स्ट वन कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन अकाउंट्स फॉलो द रूल एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। बिजनेस के क्या किया जाता है कि कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट के लिए सेट असाइड नहीं किया जाता, लेकिन जो लॉसेस पॉसिबल हो सकते हैं, लॉसेस इन फ्यूचर अनसर्टन लॉसेस हो सकते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो सेट असाइड की जाती है लॉसेस को बियर करने के लिए। वाई रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, जब बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। द इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। सिमिलरली अ प्रोविजन इज मेड फॉर पॉसिबल बैड एंड डाउटफुल डेट्स आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। इट्स मीन के जो बिजनेस ने क्रेडिट बेस पे ट्रांजेक्शन्स की होती हैं और इनकी अमाउंट जो है इन फ्यूचर जो है वो रिसीव करनी होती है, तो उनमें भी वो जो अमाउंट इन फ्यूचर रिसीव करनी है वो बैड डेट्स हो जाए, बिजनेस की जो वो अमाउंट है वो रिकवर ना हो, इरिकवरेबल हो जाए वो अमाउंट। तो जो डाउटफुल हैं बिजनेस को, डाउटफुल जो डेट्स हैं, उनके लिए जो बिजनेस प्रॉफिट में से अमाउंट सेट असाइड करता है उनको प्रोविजन फॉर पॉसिबल बैड एंड डाउटफुल डेट्स कहा जाता है। इट इनकरेज द अकाउंटेंट फॉलोज द पॉलिसीज ऑफ प्लेइंग सेफ। बिजनेस क्या करता है कि सेफ रहने के लिए, प्लेइंग सेफ, बिजनेस को सेफ कंडीशन में रखने के लिए कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन जो है वो यूज़ करता है। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड दीज डेज एज इट गोज अगेंस्ट द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये फुल डिस्क्लोजर की अगेंस्ट है, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट जो है, कन्वेंशन जो है वो कहता है कि बिजनेस की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फुल डिस्क्लोज की जाए। बट कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो बिजनेस सेट असाइड अमाउंट रखता है प्रॉफिट में से, उसको बिजनेस हाइड रखता है ताकि जो उसके पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट्स वगैरह, उनको जो है वो रिकवर किया जा सके, उनके जो डाउटफुल डेट्स हैं, बैड डेट्स हैं, इनको इनसे सेफ रहा जाए। Second convention, full disclosure convention. The users of financial statement, proprietor, creditors, and investors are informed of any facts necessary for the proper interpretation of the statement. Full disclosure may be made either in the body of financial statement or in notes accompanying statement. Significant financial events occurring after the balance sheet date but before the financial statement have been issued to outsider require full disclosure. फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फॉर एग्जांपल बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, इनको प्रॉपर जो है फुल फ्लैट जो है ये डिस्क्लोज करना चाहिए, इंफॉर्मेशन को शो करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो कोई ट्रांजेक्शन्स हैं, अनसर्टन इवेंट्स हैपन हुए हैं, इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो नोट्स अटैच होते हैं उनमें शो करना चाहिए। Significant financial events occurring after the balance sheet date but before the financial statement have been issued to outsider require full disclosure. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कर ली गई हैं लेकिन उसके बाद कुछ इवेंट हैपन हुए हैं बिजनेस में, तो उन इवेंट्स को जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू करने से पहले पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उन नोट्स को जो है वो अटैच करना चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन जो बिजनेस की है वो फुल जो है वो डिस्क्लोज हो। The practice of appending notes to the financial statements, such as about contingent liabilities or market value of investment or lawsuit against the company, is in pursuant to the convention of full disclosure.
अपेंडिंग नोट्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच किए जाते हैं, इनमें कंटीजेंट लाइबिलिटी जो कि अनसर्टेन इवेंट की सूरत में हैपन होती हैं, इसके अलावा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती हैं, और जो बिज़नेस के जो है वो किसी भी अनसर्टेन कंडीशन की सूरत में कोई लॉ सूट वगैरह जो है वो बिज़नेस के अगेंस्ट हो गया है, ये बिज़नेस के अनसर्टेन इवेंट हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद हैपन हुए हैं। इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू करने से पहले पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर कर ली गई हैं तो उनके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो नोट्स हैं इनको अटैच किया जाएगा ताकि बिज़नेस की फुल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज हो सके। Third convention, consistency convention. Once an entity has decided on one method, it should use the same method for all subsequent events of the same character unless it has a sound reason to change method. बिजनेस क्या करता है कि जब अकाउंटिंग में बिजनेस की लैंग्वेज में जो है वो एक मेथड यूज़ करता है तो वही मेथड जो है वो सब्सिक्वेंटली जो सीक्वेंस के साथ ईयर बाय ईयर वही मेथड जो है वो यूज़ करना चाहिए, और इसकी कोई साउंड रीज़न हो चेंज करने की तो चेंज करना चाहिए और उस रीज़न को भी मेंशन करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो सेम ही मेथड जो है वो यूज़ करना चाहिए। इफ़ एन एंटिटी मेड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द मैनर ऑफ हैंडलिंग अ गिवन क्लास ऑफ इवेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंपैरिजन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड वुड बी डिफ़िकल्ट। अगर बिज़नेस क्या करेगा कि उसकी जो क्लास ऑफ इवेंट्स है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए जो मेथड यूज़ कर रहा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज़ करने के लिए, वो मेथड जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहेगा तो कंपैरिजन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफ़िकल्ट होगा। ईयर बाय ईयर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जब उनमें मेथड जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड को करने के डिफरेंट होंगे तो उनको कंपैरिजन करना डिफ़िकल्ट होगा। दैट्स वाई जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं इनको रिकॉर्ड करने के लिए मेथड जो है वो सेम यूज़ करने के लिए, जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ईयर बाय ईयर की है इनका कंपैरिजन जो है वो आपस में करना ईजी हो। This convention doesn't mean that the treatment of different categories of transactions must be consistent with one another, but only that transactions in a given category must be treated consistently from one accounting period to the next. कंसिस्टेंसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट कैटेगरीज की ट्रांजेक्शन्स हैं इनका ट्रीटमेंट जो है इनका मेथड जो है रिकॉर्ड करने का सेम होना, कंसिस्ट होना जो है वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो ट्रांजेक्शन सेम कैटेगरी की हैं उनके जो ट्रीटमेंट है रिकॉर्ड करने के अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फिक्स एसेट आर रिकॉर्डेड एट कास्ट बट इन्वेंट्रीज आर रिकॉर्डेड एट द लोअर ऑफ देयर कास्ट और मार्केट वैल्यू। some people argue that this inconsistent it's mean के एसेट को जब कास्ट वैल्यू पे और मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, इन्वेंट्री जो है इसको, जबकि इन्वेंट्रीज को जो मार्केट वैल्यू से कम प्राइस में कम लोअर वैल्यू में रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो ये इन्वेंट्री जो और फिक्स एसेट जो है इनका जो मैच है आपस में करना वो कंसिस्टेंटली कन्वेंशन जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। अगर फिक्स एसेट और इन्वेंट्री जो है दोनों को कास्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाए तो इनका कंपैरिजन करना, इनका परफॉर्मेंस जो है वो ईयर बाय ईयर चेक करना ईजी रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर एसेट और इन्वेंट्री को डिफ़िकल्ट कास्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, एसेट को जो वो कास्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जा रहा है और जो इन्वेंट्रीज हैं इनको लोअर कास्ट और मार्केट वैल्यू से रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इनका कंपैरिजन करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फोर्थ एंड लास्ट कन्वेंशन है मटीरियलिटी कन्वेंशन। द टर्म मटीरियलिटी रेफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। ऐसी मटीरियलिटी रेफर्स कर रही होती है ऐसी इंपॉर्टेंस जो कि आइटम की जो कि मटीरियल जो है वो इम्पोर्टेंस और उसको जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा इवेंट ऐसा आइटम जिसकी जो मटीरियलिटी को जो है वो इम्पोर्टेंस हो बिजनेस में अकाउंटिंग में, इट्स मीन के अकाउंटिंग में क्या है कि मनी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं तो उसकी मनी की जो वैल्यू है वर्थ हो बिजनेस में, ऐसा इवेंट हो जिसमें मनी की ट्रांजैक्शन हो, मनी की बात हो, मनी जो है वो उसकी कोई वर्थ हो, रिकॉर्ड हो, तो उस वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा, बल्कि जो इममटीरियल चीज़ें हैं इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एन आइटम इज मटीरियल इफ नॉलेज ऑफ द आइटम माइट रीजनेबली इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा आइटम मटीरियल आइटम कंसिडर होगा जिसका जो जो वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसके यूजर्स हैं जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे उनको जो है अफेक्ट कर रहा हो। Accountant must be sure that all material items are properly reported in the financial statement. अकाउंटेंट इस बात में श्योरिटी कर लेते हैं कि जितने भी मटेरियल आइटम्स हैं इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली जो है वो सीक्वेंस के साथ रिकॉर्ड किया गया है। ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कम से कम इसकी कास्ट होनी चाहिए और ये इफेक्टिव होना चाहिए। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सीड द कॉस्ट ऑफ इट्स प्रिपरेशन। अगर इनकी जो
इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंक्रीज हो जाए, एक्सीड हो जाए, तो इसकी जो प्रिपरेशन कास्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। इग्नोर अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू आइटम्स दैट आर नॉट मटीरियल। ऐसे आइटम जो मटीरियल नहीं है, इमटीरियल है, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो इग्नोर कर देनी चाहिए, चाहे वो बाकी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो। मटीरियलिटी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ओनली दोज आइटम्स रिकॉर्ड करने चाहिए जिनकी कोई मटीरियल जो है वो वैल्यू हो, वर्थ हो बिजनेस में। और ऐसा आइटम मटेरियल होता है जिसका नॉलेज, जिसकी जो वर्थ जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अफेक्ट कर रही हो। तो मटेरियलिटी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ओनली मटेरियल आइटम्स जो है इनको रिकॉर्ड करना चाहिए, जो कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन है उसकी कास्ट को भी एक्सीड ना करें, क्योंकि जितने आइटम्स जो है इन मटेरियल ऐड करेंगे तो उसके ज़रिए जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो कास्ट है वो इंक्रीज़ होगी। दैट्स वाई ओनली मटेरियल आइटम्स जो हैं वो रिकॉर्ड करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली कंपनीज अकाउंट फॉर लो कास्ट प्लांट एसर such as pencil sharpeners. These low cost items usually are charged immediately to an expense account. फॉर एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि लो कास्ट प्लांट ये सब जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। तो फॉर जैसे कि पेंसिल की शार्पनेस है, तो ये लो कास्ट है, तो इनको एज अ एक्सपेंस अकाउंट जो रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। इस तरह से अगर छोटे छोटे इमटीरियल आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बहुत लेंथी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी कास्ट जो है वो प्रिपरेशन की जो कास्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कास्ट को इफेक्टिव होना चाहिए, कास्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कम होनी चाहिए। और इनका डाटा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है ओनली मटेरियल होना चाहिए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र पे, उनके डिसीजन मेकिंग पे अफेक्ट कर रहा हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट को डिस्कस किया, देन अकाउंटिंग कन्वेंशन को डिस्कस किया। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या थे? ऐसी इंजम्पशन थी, कंडीशन थी, फॉर एग्जांपल सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मैचिंग एंड रियलाइजेशन कंसेप्ट। 8 कंसेप्ट थे, इनको हमने डिटेल में डिस्कशन किया विद एग्जांपल कि अकाउंटिंग के कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं, कौन सी ऐसी इंजम्पशन है, कंडीशंस हैं, शराइत हैं, मफरूजात हैं जिनकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं। और सेकंड पे हमने अकाउंटिंग कन्वेंशन को डिस्कस किया कि कौन सी ऐसी कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं जिनको फॉलो करके अकाउंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है, प्रोवाइड करता है इसके यूज़र्स को। इसमें 4 कन्वेंशन थी, कंजर्वेटिज्म थी, कंसिस्टेंसी थी, फुल डिस्क्लोजर था और कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी थी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे रूल्स, ऐसे कंसेप्ट, ऐसे कन्वेंशंस थी जिनको फॉलो करके जो है जनरली इनको ओवरऑल वर्ल्ड में यूनिवर्सली तौर पे इनको रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, कंसेप्ट को, कन्वेंशंस को फॉलो करके अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है, बिजनेस की जो लैंग्वेज है, इसके अकॉर्डिंग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है इसको कन्वे किया जाता है इसके यूज़र तक। In this topic, accounting basic concept, terminology, definition and accounting principle, concept and conventions को डिटेल में डिस्कस किया गया।